गुड मॉर्निंग ऑल, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। कोई ऑनलाइन भी आएगा क्या? शायद। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट शायद? प्रदीप, यशमी। ठीक है, शायद में कोई यशमी है और कोई शायद। शायद को विस्तार से समझाएं। ओके, लेट्स स्टार्ट. So the topic for today is equations reducible to a pair of linear equations in two variables. Topic का मतलब समझो पहले. First we will understand the meaning. Equations reducible. Reducible का मतलब क्या है? Reduce करना या उस फॉर्म में बदलना, किसी फॉर्म में उसको बदलना. किस फॉर्म में बदलना? ऐसे फॉर्म में बदलना कि वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की फॉर्म दिखाई दे. अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की फॉर्म कौन सी होती है? ये वाली होती है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0. ठीक है, ये दो इक्वेशंस है हमारे पास, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की फॉर्म. तो करीब करीब अभी तक अपन ने जितनी भी इक्वेशंस देखी वो इसी फॉर्म में दिखाई दी अपने को. ज्यादा से ज्यादा कांस्टेंट टर्म आरएचएस में या फिर एलएचएस में. ठीक है, इसी फॉर्म में दिखाई दी. लेकिन कुछ इक्वेशंस ऐसी होती हैं जो इस फॉर्म में दिखाई नहीं देती हैं, बट देन ऑल्सो हम उनको इस फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं. रिड्यूस करने का मतलब इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. अपन इस फॉर्म में उनको कन्वर्ट कर सकते हैं. तो ऐसी और कौन सी इक्वेशंस हैं जिनको इस फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है? उन इक्वेशंस को देखेंगे, कन्वर्ट करेंगे, करके सॉल्व करेंगे. ठीक है, फाइन. और फिर उसके वर्ड प्रॉब्लम्स भी देखेंगे कि ऐसी इक्वेशंस कौन सी हैं जिनके मतलब ऐसी वर्ड प्रॉब्लम्स कौन से हैं जिसकी जब अपन इक्वेशन बनाते हैं तो सीधे सीधे लीनियर इक्वेशन नहीं बनती है, कुछ और फॉर्म की इक्वेशन बनती है, फिर उनको कन्वर्ट करके इस फॉर्म में चेंज करना पड़ता है. पहले तो ये देखते हैं कि इस तरह की इक्वेशंस होती कौन सी हैं जो लीनियर इक्वेशन नहीं है बट लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करने योग्य हैं. तो देखो, एक एग्जांपल आपको नीचे ही दिखाई दे रहा है. इस तरह की इक्वेशंस देखो, इसमें लिखा हुआ है 2/x. तो 2/x को आप a1x से कंपेयर कर ही नहीं सकते. क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि a1x में x न्यूमरेटर में और 2/x में x डिनोमिनेटर में, तो कंपेरेबल ही नहीं है ना. मतलब जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उससे मैच ही नहीं करती. देखा जाए तो ये लीनियर इक्वेशन है ही नहीं, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच नहीं कर. भाई इसको अगर आप चाहो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से कंपेयर करना अगर आप चाहो तो कैन यू कंपेयर? बोलो, क्या आप कंपेयर कर पाओगे इसको? नहीं कर पाएंगे. ज्यादा से ज्यादा कांस्टेंट टर्म कंपेयर हो पाएगा, c1 इक्वल्स टू -13. ना तो ये पहली x वाली टर्म इससे कंपेयर हो पाई, ना ही y वाली टर्म. तो हम इनको किसी और फॉर्म में चेंज करेंगे ताकि वो वैसी दिखाई दे. ठीक है, ताकि वो वैसी दिखाई दे. कोई पूछे कि ये लीनियर इक्वेशन है क्या, तो क्या जवाब दोगे? है क्या? नहीं है, अभी नहीं है. बट ये कैसी इक्वेशंस हैं? ये इस तरह की इक्वेशंस है. ये लीनियर इक्वेशंस नहीं है बट ये इस तरह की इक्वेशंस है जिनको लीनियर इक्वेशंस में रिड्यूस किया जा सकता है. ठीक है, जब अपन लीनियर इक्वेशंस में रिड्यूस करते हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखना है. एक्स वेरिएबल जिस फॉर्म में पहली इक्वेशन में है, एक्स वेरिएबल जिस फॉर्म में पहली इक्वेशन में है उसी फॉर्म में दूसरी इक्वेशन में होना चाहिए. इसका क्या मतलब है? जैसे x यहाँ पे डिनोमिनेटर में अकेला बैठा है तो x यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में अकेला बैठा है, तो सेम फॉर्म में ही है. सेम फॉर्म में ही है ना एक तरीके. अगर मान लो ये यहाँ पे 2x होता, अगर ये मान लो यहाँ पे 2x होता तो x वेरिएबल डिनोमिनेटर में x की फॉर्म में बैठा है और वहां पे 2x की फॉर्म में बैठा है, तो फिर दिक्कत आती, फिर वापस कुछ और सोचना पड़ता. ठीक है ना. हमको क्या करना है, एक्स वेरिएबल की जैसी भी फॉर्म दिख रही है, जैसी भी फॉर्म दिख रही है, दोनों इक्वेशन में एक जैसी दिखनी चाहिए. सिमिलरली वाई वेरिएबल की भी जैसी भी फॉर्म दिख रही है दोनों इक्वेशन में एक जैसी दिखनी चाहिए. करीब करीब 90% केस में तो वो एक जैसी दिखा के ही देगा, बट उसको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाना है तो वो क्या करेगा, एक जैसी नहीं दिखाएगा, फिर आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा एक जैसी फॉर्म में. इज दैट क्लियर? ठीक है, चलते हैं सीधे एक्सरसाइज में और देखते हैं क्या एल्गोरिथम है, क्या मेथड है, किस मेथड से हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. तो वी विल पिक ए क्वेश्चन फ्रॉम द एक्सरसाइज. देखो, इजी सा क्वेश्चन उठाते हैं ताकि समझ में अच्छे से आ जाए. पहला ही क्वेश्चन उठाते हैं, पहला ही क्वेश्चन उठाते हैं भाई.
1 डिवाइडेड बाय 2x, कहां से आ रहे हो? हाँ, इतना लेट कैसे? स्टार्ट ही नहीं हुई, काफी पुराना वो है एक्सक्यूज, नया एक्सक्यूज बता कोई। फोन किससे, बाइक से करूं? तो घर पे ही खराब हो गई थी। अच्छा ओके, चलो फटाफट देखते हैं इक्वेशन। बोलो पहली इक्वेशन क्या है, रीड आउट करके बोलो। 1/2x प्लस 1/3y इक्वल टू 2। आप, अच्छा आप तीव्रा हो? हेलो तीव्रा, वेलकम, पहली बार आए हो आप? ठीक है, मेरी नजर अभी गई। 1/2x प्लस 1/3y इक्वल टू 2। सीधा एकेडमी से ही आ रहे हो? सीधा एकेडमी से ही आ रहे हो, बच के रहना भाई, अब हमारे बीच में बॉक्सर है। अगर ज्यादा शाणपत्ती करी किसी ने तो मैं सीधा तीव्रा को कंप्लेन करने वाला हूँ। आई एम गोइंग टू कंप्लेन टू तीव्रा। इसने किया तो फिर इनके मम्मी पापा से, क्योंकि एक बॉक्सर केवल पेरेंट्स के आगे झुकेगा और तो किसी के आगे नहीं झुकेगा। ठीक है, 1/3x प्लस 1/2y इक्वल टू 13 these are the two equations. Let us see. अब ये अभी लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में नहीं है, बट बनाई जा सकती है। कैसे बनाई जा सकती है? क्योंकि देखो x की जो भी फॉर्म है वो देखो अभी भी पूरी तरीके से उसकी फॉर्म में नहीं है। देखो ध्यान से, यहाँ 2x रख दिया, यहाँ 3x रख दिया, तो अभी भी पूरी तरीके से उसकी फॉर्म में नहीं है। तो हम क्या करेंगे, वो वाला पार्ट उठाएंगे, वो वाला पार्ट उठाएंगे जो एक जैसा दिख रहा है। मुझे वो वाला पार्ट दिखाई दे रहा है 1/x, जो एक जैसा दिख रहा है 1/x, क्योंकि 1/2x को आप ब्रेक करके ऐसे लिख सकते हो 1/2 इंटू 1/x, यस और नो। और 1/3x को आप ब्रेक करके कैसे लिख सकते हो 1/3 इंटू 1/x। तो देखा जाए तो 1/x वो वाला पार्ट है जो दोनों में कॉमन है। 1/x वो वाला पार्ट है जो दोनों में, उधर बताओ y वेरिएबल में क्या पार्ट कॉमन है? वही सेम 1/y और 1/y। हम क्या करेंगे, यहां से 1/x और यहां से 1/y को कोई तीसरा चौथा वेरिएबल मान लेंगे, जो अपन मानते हैं a या b। p और q भी मान सकते हो, नहीं तो a और b जनरल केसेस में अपन मानते हैं। कैसे? हमने माना 1/x को क्या, a, और 1/y को क्या माना, b। मान लिया। मुझे बताओ 1/x को जैसे ही मैंने a माना, कहां से आ रहे हो इतना लेट? तो इतना लेट क्यों आ रहे हो? लेट हो गए, ट्रैफिक निवाई में, बीच में ट्रक आ जाता। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। हाँ चलो देखो, 1/x की वैल्यू है a, तो 1/x की जगह मुझे a रखना है। आप मुझे ये सोच के बताओ, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों ही इक्वेशन में अगर मैं 1/x की जगह a रख दूं, ये 1/x है, ये 1/x है, ठीक है, इसको हटा दिया मैंने, 1/x को हटा दिया, यहां से भी हटा दिया और यहां से भी हटा दिया, इसकी जगह क्या रखना है मुझे, a रखना है। तो ये मैंने a रख दिया, यहाँ पे मैंने a रख दिया, तो ये क्या बन गया, a/2, और वो क्या बन गया, a/3। समझ आया? 1/x की जगह a रखना है, तो 1/x को ऐसे इमेजिन, ऐसे काट मत देना, एग्जाम पेपर में इमेजिन करना कि हट गया, ऐसे हाथ लगा के देख लेना, भाई तू हट गया, तेरी जगह a आ गया। अब ये कैसा दिखाई दे रहा है, ये a/2 दिखाई दे रहा है, और ये कैसा दिखाई दे रहा है, a/3। तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में 1/x की जगह a रखते ही ये हो गया a/2, और वो क्या हो गया, a/3। कई बच्चे बहुत बड़ी गलती करते हैं, a/2 ना लिख के 2/a लिखते हैं। तो बेटा 2/a लिख रहे हो तो फिर इसमें और इसमें फर्क क्या है? अभी भी वेरिएबल नीचे था और आज भी वेरिएबल नीचे, फिर आपने रिड्यूस ही क्या किया? फिर तो आपने कुछ रिडक्शन किया ही नहीं। आपको कुछ ऐसा रिडक्शन करना है ताकि वेरिएबल पार्ट डिनोमिनेटर से उठ के कहां जाए, देखो कहां आ जाए, न्यूमरेटर में। अब आ गया, ठीक है, आगे चलते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 में आगे वाला साइन है प्लस, इक्वेशन 2 में भी आगे वाला साइन है प्लस। अब 1/y की जगह क्या रखना है, b। ये 1/y को छुपाया मैंने, उसकी जगह मैंने क्या रखा, b। अब कई बच्चे बोलते हैं सर ये b आप न्यूमरेटर में क्यों रखते हो, डिनोमिनेटर में क्यों नहीं रखते हो? बेटा ये b है ना, b, ये b मेरी नजर से देखो, ये b नहीं है, ये b/1 है। ये क्या है, तो b/1 वहां रखोगे तो b/1 ऐसे ही रखोगे, b न्यूमरेटर में 1 डिनोमिनेटर में ऐसे ही रखोगे, ऐसे ही रखोगे। तो b डिवाइडेड बाय 3 इंटू 1 b/3 तो बनेगा।
ठीक है ना। तो यहाँ पे तो बन गया b/3 और यहाँ पे क्या बन गया बोलो। अब तो 3 बार मैंने करके बता दिया तो आप समझ गए होंगे। 1/y को हटाना है और b कहाँ रखना है बेटा, न्यूमरेटर में रखना है, तो b/2। ये जो अपन कर रहे हैं ये कर रहे हैं अपन रिडक्शन का प्रोसेस, रिड्यूस कर रहे हैं अपन इक्वेशन को। इक्वल टू कांस्टेंट टर्म में कोई दिक्कत होती नहीं है, एज इट इज छोड़ दो 2 और उधर 13/6। इस तरीके से जो नई इक्वेशंस बनी, एक इक्वेशन बन गई तीसरी, एक इक्वेशन बन गई चौथी। यहां तक कोई डाउट? देखो 50% काम आपने अब कर दिया है। ये अगर ढंग से कर दिया तो आगे वाला काम वही है जो पहले करते थे। अब आगे का काम कुछ अलग नहीं है, वही है जो अपन पहले करते थे, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस, वही सारा काम करना है आप। ठीक है, बस ये मेन था यहाँ पे कैसे आपने रिड्यूस किया, किसको ए माना किसको। हमेशा 1/x को ए माने ऐसा भी जरूरी नहीं है, आपको कॉमन पार्ट पकड़ना है ऊपर और नीचे। तो इस बार कॉमन पार्ट 1/x ही था, इसलिए उसको ए माना। कल को कॉमन पार्ट कुछ और भी हो सकता है। क्लियर है? ठीक है, चलो अब अपन क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 को एक बार थोड़ा सा रिड्यूस करते हैं, मतलब इक्वेशन नंबर 3 को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। ये तो बना लिया हमने दोनों इक्वेशंस। देखो इक्वेशन नंबर 3 क्या है, a/2 + b/3 = 2। तो डिनोमिनेटर अच्छे नहीं लगते हमको, हटाना पड़ता है हमको। तो 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा, तो पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 6 से। तो मुझे बताइए जरा, a/2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3a। 6 से अगर मैं यहाँ पे इसको 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 से 1, 2 से 3 टाइम कट जाएगा, 3 × a क्या हो जाएगा, 3a हो जाएगा। और आगे बताओ b/3 को भी 6 से मल्टीप्लाई करें, 2b। ऐसा मत कर देना कि आरएचएस को छोड़ दो, आरएचएस में भी 2 को 6 से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा 12। ये कोई नई इक्वेशन नहीं है, ये इक्वेशन उसी इक्वेशन की दूसरी फॉर्म है, तो ऐसे नहीं 5वीं 6ठी बना दो, इसको एज इट इज रहने देना। चौथी इक्वेशन को भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, डिनोमिनेटर्स को हटाओ। तो 3 और 2 का एलसीएम अगेन 6, 3, 2 और 6 तीनों का एलसीएम लूंगा मैं, 3, 2 जितने भी डिनोमिनेटर्स में आ रहे हैं 6, तो 3, 2 और 6 का एलसीएम भी 6 ही होगा। तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ तो हो जाएगा 2a, वहां हो जाएगा 3b, और 13/6 को भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 से 6 कट के क्या बच जाएगा, 13 बच जाएगा। तो अब आपको वो इक्वेशंस उसी तरीके से दिखाई दे रही है जिस तरीके से आपको पसंद है, जिस तरीके से अपन ने एलिमिनेशन में सॉल्व करी या सब्स्टिट्यूशन में, वैसी की वैसी इक्वेशन बन गई। फर्क इतना है, वहां XY आता था, यहाँ a और b है, क्या फर्क पड़ेगा उससे। ठीक है, बोलो कौन से मेथड से सॉल्व करोगे, 3 मेथड है हमारे पास। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है तो फिर इसको उधर लो, इधर मैं माइनस लगा देता हूं। ठीक है कोई बात नहीं, =0 =0। ठीक है, माइनस लगा के, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में तो प्योर स्टैंडर्ड फॉर्म चाहिए ना, कांस्टेंट टर्म्स को भी एलएचएस में लेके आरएचएस में क्या पुटअप करेंगे, 0। चलो अब क्या करेंगे, a डिवाइडेड बाय, बताओ। तो a के कोएफिशिएंट को तो भूल जाओ। अब देखो बिना लिखे हम क्विकली भी कैसे कर सकते हैं, बिकॉज ऑब्जेक्टिव जो पेपर दोगे आप ऐसे लिख के करोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा ना। देखो कैसे करोगे, 2 × -13, बोलो 2 × -13 -26, बीच में लगाया माइनस का साइन। 3 × -12 -36, और एक माइनस ऑलरेडी रखा हुआ है तो +36। इस तरीके से क्विकली करना सीखेंगे। इक्वल टू b डिवाइडेड बाय, तो b के कोएफिशिएंट छुपाओ, b के छुपाने हैं, दैट मींस ये छुप गया ये छुप गया, b के आगे जाओ, तो b के आगे गया तो किससे मिला मैं, माइनस, क्रॉस में किससे मल्टीप्लाई होगा ये, 2 से, तो -12 × 2 -24, बीच में माइनस का साइन फॉर्मूला के अंदर ही लगा हुआ है। अब किससे मिलोगे, इससे मिलोगे। -13 को किससे मल्टीप्लाई करोगे क्रॉस में, 3 से, -13 × 3, और एक माइनस ऑलरेडी फॉर्मूला में, तो +39। समझ आ रहा है, +39 इक्वल टू कांस्टेंट टर्म, वेयर इज कांस्टेंट टर्म, 1, कांस्टेंट टर्म को का रिप्रेजेंटेटिव 1 है। ठीक है, डिवाइडेड बाय, तो कांस्टेंट टर्म्स को छुपाना है, ये छुप गए दोनों। अब इसके आगे कुछ नहीं है तो चलोगे वापस पीछे 3 के पास, और 3 क्रॉस में किससे मल्टीप्लाई होगा, 3 से, 3 3 जा 9, फॉर्मूला के अंदर माइनस वैसे ही है, और 2 2 जा 4। कोई डाउट, इसको सॉल्व करो क्विकली। तो a डिवाइडेड बाय -26 + 36 10, b डिवाइडेड बाय -24 + 39 प्लस का 15, और 1 डिवाइडेड बाय 9 - 4 यानी कि 5। ठीक है, अब इसके बाद क्या करते हैं, पहले वेरिएबल वाली टर्म को हम कांस्टेंट टर्म से कंपेयर करते हैं, और फिर दूसरे वेरिएबल वाली टर्म को भी किससे कंपेयर करते हैं, कांस्टेंट टर्म से। तो सबसे पहले a/10 को कंपेयर करना है 1/5 से, a/10 को 1/5 से, एंड फिर दूसरा कौन सा है, b/15 को भी 1/5 से।
ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो a इंटू 5 5a और 10 1 जा 10, इधर आ जाओ 5 इंटू b 5b और 15 1 जा 15। याद रहे बेटा, बोर्ड में एक चीज याद रखना, b और 6 में थोड़ा सा डिफरेंस रखना। b में एक हल्की सी पूंछ निकाल देना, क्योंकि आपने लिख दिया, आपने अगर सपोज करो b को ऐसे लिख दिया तो आपको ही पता है वो 6 है, पढ़ने वाला तो आपको पता है कि ये b है, लेकिन पढ़ने वाला उसको 6 पढ़ेगा, पर वो अब इतना नहीं बैठ पाता, कई अपन जनरल करीब करीब आइडेंटिकली बनाते हैं, तो आप एक हल्की सी पूंछ निकाल दिया करो, दैट इज इनफ। ठीक है ना, कई बार आप खुद भी कंफ्यूज हो सकते हो, आपने अगर बी को ऐसा बना दिया तो अब अगली स्टेप में उसको 6 कैलकुलेट कर लोगे, ऐसा भी आप खुद भी गलती कर सकते हो ना, खुद की गलती से भी बचो, प्लस जो पढ़ने का उसको चेक करेगा उसको भी साफ साफ दिखाई दे। ठीक है, बोर्ड्स है बेटा, बोर्ड्स, कोई नहीं आएगा बचाने, खुद को ही बचाना है। ठीक है, 10/5 इवन मैं भी नहीं आ सकता, ठीक है ना, हाँ नहीं, किसी से भी उम्मीद नहीं रख सकते, किसी से भी, सब जितनी भी हमारी अप्रोच पावर होती है सब धरी की धरी रह जाती है, केवल ओनली यू कैन हेल्प योर सेल्फ एंड नो वन एल्स। हाँ, 100 रुपए क्या 10,000 रुपए दोगे तो भी नहीं चलेगा। हाँ, अभी मना लेते हो, बाद में नहीं मनाओ। हाँ, ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 3, बट दिस इज नॉट द फाइनल आंसर। क्वेश्चन तो एक्स और वाई में था और उन इक्वेशन को सॉल्व करना था, तो एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए थी। ए और बी तो आपने माने थे, उसने थोड़ा ना कहा था मानो, उसने थोड़ा ना कहा था मानो, आपने अपनी सहूलियत के हिसाब से माने ना, आपने अपनी सहूलियत के हिसाब से माने। तो जो कोडिंग करी थी उसको डी कोडिंग कर देंगे, हमने कोडिंग करी थी 1/x बराबर a 1/y बराबर b, उसको वापस क्या कर देंगे, डी कोड कर देंगे, ताकि वापस x और y के आंसर्स आ जाएं। तो हमने क्या कोडिंग करी थी, हमने ये कोडिंग करी थी कि 1/x की वैल्यू क्या रखी थी, a, एंड 1/y की वैल्यू क्या रखी थी, b। अब a और b के आंसर्स हैं हमारे पास, a का आंसर क्या है 2, तो 1/x की वैल्यू क्या हो गई 2, और b का भी आंसर है हमारे पास, तो 1/y की वैल्यू क्या हो गई 3। ठीक है, अब वापस क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैं करूं तो मेरे को x की वैल्यू आ जाएगी, देखो 2 इंटू एक्स, 2x की वैल्यू हो गई 1, या फिर यूं कर दो आप इसका इसी जगह, या तो ऐसे कर दो जैसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो, या फिर इसी जगह रेसिप्रोकल कर दो, तो 1/x का रेसिप्रोकल x और 2 का रेसिप्रोकल x की वैल्यू आ गई 1/2। ठीक है, इधर आ जाओ, 1/y का रेसिप्रोकल y, रेसिप्रोकल समझता है दिव्यांग, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर। एक इक्वेशन में आप रेसिप्रोकल भी कर सकते हो, लेकिन करोगे जब भी तो एलएचएस का और आरएचएस का दोनों का करोगे, ऐसे नहीं केवल एलएचएस का करके रह गए और ऐसे नहीं कि केवल आरएचएस का करके रह गए, दोनों का कर सकते हो। ठीक है, तो 1/y का रेसिप्रोकल y और 3 का रेसिप्रोकल, ये आ गए आपके x एंड y फाइनल आंसर्स। x तो क्या आया 1/2 और y आ गया 1/3। चेक करते हैं कि सही है कि नहीं है, पता नहीं आप लोगों को आदत है या नहीं है, मुझे बचपन से है, और आपको भी डालनी है जितना जल्दी हो सके। इक्वेशंस में x और y जब भी आए आप चेक करो, क्विकली चेक करो। देखो x की वैल्यू क्या आई, क्या आई 1/2, तो 2 तो ऑलरेडी रखा हुआ है, x की जगह में क्या रख दूंगा 1/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, 1/1 क्या हो गया ये 1, प्लस y की जगह क्या रखोगे 1/3, y की जगह 1/3 है ना, 3 से 3 कटा, ये भी 1/1 हो गया, 1/1 अगेन 1, 1 + 1 2 होता है, मैच हो गया। चलो दूसरी इक्वेशन में चेक करो, x की जगह क्या रखना है 1/2, तो 3 इंटू 1/2 3/2 हो जाएगा, और 2 ऊपर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। ठीक है, इधर क्या रखना है 1/3, तो ये 2/3 हो गया, 2/3 में 3 ऊपर चला गया तो ये क्या हो गया 3/2। उसको सॉल्व करो, 3 और 2 का एलसीएम 6, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, 9 + 4 13 आ रहा है आरएचएस। ठीक है, चलिए, तो अब बाकी के क्वेश्चन सेम वैसे हैं, आपको मैं रिड्यूस कर करके बता देता हूं, आगे का काम आप खुद करोगे। मुझे बताओ सेकेंड इक्वेशन में क्या आर्बिट्रेरी नया वेरिएबल माने, और मानेंगे तो ए और बी किसके बराबर माने, है ना। तो आप कॉमन पार्ट देखो, कॉमन पार्ट देखो 1/√x 1/√x 1/√y 1/√y, सही तरीका तो यही है, बट एक और चीज कर सकते हो, देखो आप ध्यान से देखो तो कॉमन पार्ट 1/√x नहीं है 2/√x है, क्योंकि 2 उसमें भी आता है, 2 4 में से भी कॉमन लिया जा सकता है। सिमिलरली यहाँ पर भी 3/√, लेकिन मैं तो बताया क्या सजेस्ट करूंगा, मत जाया करो उस तरीके में, उल्टा ज्यादा कंफ्यूजन है। आप तो सादा सरल मेथड 1/√x को ही रखो और उधर 1/√y, बाकी आपकी इच्छा है, गलत नहीं है, गलत वो भी नहीं है, गलत वो भी नहीं है, पर्सनल सजेशन है।
भाई कॉम्प्लिकेशंस वैसे ही बहुत ज्यादा है, उसको याद रखो उसको क्या माना था। फिर अपन जल्दीबाजी में पता है जब डिकोडिंग करते हैं ना, तो डिकोडिंग में अपन ने आपने माना तो था ए की वैल्यू 2/√x, लेकिन डिकोडिंग में जल्दीबाजी में आप ए की वैल्यू क्या रख देते हो, क्योंकि आदत तो वही लगी हुई है। वो तो इस स्पेसिफिक क्वेश्चन में 2 कॉमन आया था, नहीं तो हर क्वेश्चन में तो आता नहीं है, तो आदत वो लगी हुई है, तो फिर अपन इससे सॉल्व कर देते हैं। करेगा राय पे पानी। 100% ए को 1/√x रख के जो आंसर आएगा ना वो ऑप्शन में जरूर दिखाई देगा, तो करेगा राय पे पानी। ठीक है, तो मैं तो पर्सनली ये सजेस्ट करूंगा, तो आप तो सीधे साधा तरीके से चलो, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। 1/√x को ही ए मानो, तो बोलो अगर 1/√x को ए माना एंड 1/√y को बी माना, कॉमन है ना दोनों में, 1/√x 1/√x 1/√y, तो बताओ पहली इक्वेशन क्या बन जाएगी। 2 तो ऊपर है, ऊपर ही रहेगा, और इसके आगे 1/√x एक तरीके से मानो 2 × 1/√x है ये, तो 1/√x तो कट गया, उसकी जगह क्या आ गया a, तो 2a हो गया ये। आगे बोलो प्लस 3 न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में ही रहेगा, 1/√y की जगह क्या लगा दिया b, तो 2a + 3b = 2। पहली इक्वेशन बहुत इजी इक्वेशन बनी है। सेकंड बोलो वापस 1/√x को a रखोगे तो क्या हो जाएगा 4a, ये 1/√x कट गया एक तरीके से, या 1/√y कट गया ना, 1/√x को a माना तो ये हो गया 4a माइनस, और यहाँ पे 1/√y कट गया 9b = तो काफी इजी इक्वेशंस बनी है, किसी भी मेथड से सॉल्व करो। आपके पास आखिरी एक्सरसाइज है, आखिरी एक्सरसाइज में आप कोशिश करना है कि सारे मेथड्स रिवाइज करो। एक क्वेश्चन एलिमिनेशन से करना, एक सब्स्टिट्यूशन से करना, एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करना, और हो सके तो एक ग्राफिकल से भी कर लेना, ताकि आपके सारे मेथड्स रिवाइज हो जाए, आपको ही फायदा देंगे। ठीक है ना, किसी एक मेथड को फेवर करने की जरूरत नहीं है, करोगे तो फिर खुद ही फंसोगे। ठीक है, हाँ जी। थर्ड में आप देखिए, इस y ने तो कोई गलती करी नहीं, ये तो न्यूमरेटर में बैठा है, जैसा जिस फॉर्म में चाहिए होता है वैसे ही फॉर्म में बैठा है, तो इसको रिड्यूस करेंगे ही नहीं, इसको रिड्यूस करेंगे ही नहीं। करेंगे किसको, केवल और केवल 1/x, वही 1/x को a मान लेंगे बस, दैट्स इट। तो 1/x को a माना, तो ये 1/x गया, क्या बचा 4a। अब 3y को एज इट इज छोड़ दो, वैसे ही न्यूमरेटर में है ना, वो रिड्यूस करने की जरूरत ही नहीं है। नीचे आ जाओ, इधर 1/x को a माना था, क्या बन गया ये 3a - 4y = 23। तो देखो जिस फॉर्म में कोई इक्वेशन चाहिए थी मिल गई। बस यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन ये होगा कि a के साथ y का कॉम्बिनेशन है, अक्सर x के साथ y का कॉम्बिनेशन होता है और a के साथ b का कॉम्बिनेशन होता है, बट हमको रेडी रहना है, कोई भी कॉम्बिनेशन वो दे दे, कल को z के साथ a का दे दे, तो हमको तो डील करना ही है। तो इसीलिए एक क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में जानबूझ के इसलिए रखा हुआ है ताकि आप ऐसे क्वेश्चंस भी कर पाओ जिसमें कॉम्बिनेशन वैसे दिखाई दे रहा है जो अपने को आदत नहीं है, जैसे a और y के कॉम्बिनेशन की अपने को आदत नहीं है, तो आदत डालनी पड़ेगी। वही है, a और y का आंसर निकालो। तो जो y का आंसर निकलेगा उसको तो छेड़छाड़ करना मत, वो तो y का आंसर ही तो चाहिए था, बट जो a का आंसर आएगा उसके साथ छेड़छाड़ करनी पड़ेगी, क्योंकि a का आंसर नहीं चाहिए, x का आंसर चाहिए। तो जो भी फाइनल आंसर आएगा a का, जैसे मान लो a का आंसर 3 आ गया, तो 3 को वापस मैं 1/x के इक्वेट कर दूंगा और x की वैल्यू निकाल दूंगा, उल्टा हो जाएगा, 1/3 आ जाएगी। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, अच्छा वहां ये चीज डिस्कस नहीं करी कि यहाँ पे मान लो a की वैल्यू सपोज करो 4 आ गई, तो x की वैल्यू क्या आएगी बताओ। a की वैल्यू 4 आ गई, एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूँ, तो a की वैल्यू अगर 4 आ गई तो a को क्या माना था आपने 1/√x, तो a की वैल्यू आ गई 4 = 1/√x। ज्यादा ज्यादा आप रेसिप्रोकल करोगे, तो रेसिप्रोकल करते ये तो हो जाएगा √x और ये हो जाएगा 1/4। तो अभी भी x की वैल्यू नहीं आई, अभी भी किसकी वैल्यू आई है √x की वैल्यू आई है। तो x की वैल्यू कैसे निकालोगे, यहाँ से रूट हटेगा, वहां पे स्क्वायर लगेगा, तो 1/4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/16। तो ये आंसर माना जाएगा अगर इन केस a की वैल्यू 4 आती है, जो भी आती है उस हिसाब से आपको चेंज करना है। ठीक है, क्लियर है, ठीक है ना। फोर्थ क्वेश्चन में आप मुझे बताओ क्या सब्स्टिट्यूशन, क्या रिडक्शन करोगे। कॉमन पार्ट देखो, 1/x - 1 1/x - 1 1/y - 2 1/y - 2। अगर देखो सुनो, या y - 2 है, प्लस है माइनस है, माइनस, या y - 2 है और यहाँ पे y - 1 आ जाए, तो ये तो सेम हुआ ही नहीं ना। इस केस में इस क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं किया जा सकता है, प्लस आ गया तो भी नहीं सॉल्व किया जा सकता है, सॉल्व ही नहीं किया जा सकता है। केवल एक केस में सॉल्व किया जा सकता है, एक केस में सॉल्व किया जा सकता है कि आया तो y - 2 ही है, बट y - 2 पूरा किसी नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, उस केस में सॉल्व किया जा सकता है। जैसा कि है क्वेश्चन, नीचे देखो, नीचे है, हाँ देखो, इसमें 3x + y और है तो 3x + y, लेकिन पूरा का पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है, पूरा का पूरा मल्टीप्लाई हो जाए ना 3x + y, या जो भी ऊपर चीज दिखाई दे रही है वो पूरी की पूरी नीचे किसी चीज से मल्टीप्लाई हो रही है, वो सॉल्वेबल है।
लेकिन छेड़छाड़ कर दी, 3x प्लस वाई था और यहाँ पे x प्लस 3y कर दिया, ये तो छेड़छाड़ हो गई, तो ये तो कॉमन चीज निकली नहीं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं कर सकते हो आप इन मेथड से, जो मेथड्स आपके पास हैं, फिर आपको हायर लेवल मैथमेटिक्स पे जाना पड़ेगा जो कोर्स में नहीं है। ठीक है जी। तो एक अच्छा सा क्वेश्चन ये बन सकता है कि मान लो यहाँ पे 3x प्लस वाई दे दे और यहाँ पे 3y प्लस x प्लस 3y दे दे और ऑप्शंस दे दे, और एक ऑप्शन उसमें से ये दे दे कि कैन नॉट बी डिटरमाइंड, तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड आंसर होगा, क्योंकि इस पोजीशन पे आप इसको सॉल्व कर ही नहीं सकते। ठीक है जी। चलो हम कौन से क्वेश्चन पे थे? फोर्थ वन। हाँ तो x प्लस, इसमें क्या मानोगे x और a और b? a को क्या मानोगे? x माइनस या प्लस? माइनस है, x माइनस 1, और b को क्या मानोगे? y माइनस 2। चलो रिडक्शन करो, 1 बाई एक्स माइनस 1 तो गया, इसकी जगह कौन आया? a, तो ये हो जाएगा 5a, और 1 बाई वाई माइनस 2 गया, इसकी जगह कौन आ गया? b, तो ये क्या हो गया? b इंटू 1 b होगा, तो क्या हो जाएगा? 5a, इधर लिख देता हूं नीचे, 5a प्लस b इक्वल टू 2। इधर आ जाओ, 1 बाई एक्स माइनस 1 गया, इसकी जगह क्या आ गया? a, और 1 माई माइनस 2 भी गया, तो इसकी जगह b आ गया, क्या आ गया? 6a माइनस 3b इक्वल टू 1। ये इजी इक्वेशंस बन गई, ए और बी यहां से सॉल्व किया जा सकता है। याद रहे जब आप ए को सॉल्व करोगे तो ए को सॉल्व करोगे तो उसको 1 बाई एक्स माइनस 1 के इक्वेट करना वापस, जब डी कोडिंग करोगे लास्ट में, है ना। 1 बाई एक्स मत कर देना जल्दीबाजी में, इस बार 1 बाई एक्स नहीं लिया आपने, क्या लिया है? मान लो सपोज करो ए की वैल्यू आ गई कुछ भी बोलो, जैसे 3 आ गई, तो 3 को किससे कंपेयर करोगे? 1 बाई एक्स माइनस 1, फिर आगे क्या करोगे? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, या फिर एक बार चाहो तो रेसिप्रोकल कर दो, तो 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा? एक्स माइनस 1, और 3 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1 बाई 3। तो एक्स की वैल्यू कैसे निकालोगे? ये माइनस 1 इधर से चला जाएगा उधर प्लस 1, तो 1 प्लस 1 बाई 3 यानी कि क्या आ जाएगा? 4 बाई 3, एलसीएम लोगे तो एक्स की वैल्यू 4 बाई 3 आ जाएगी। इस तरीके से सॉल्व होगा आगे का काम। ठीक है, क्लियर है? चलिए, फिफ्थ क्वेश्चन एंड सिक्स्थ क्वेश्चन थोड़े से अलग दिखाई दे रहे हैं, बट इतने डिफिकल्ट है नहीं। देखो मुझे एक चीज बताओ, जब भी अपन ऐसे लिखते हैं a प्लस बी होल डिवाइडेड बाय 2, तो ये 2a का भी होता है और b का भी होता है ना, दोनों का होता है कि नहीं होता है? तो इसको आप स्प्लिट करके कैसे लिख सकते हो? a बाई 2 प्लस b बाई 2 लिख सकते हो। एक्चुअली इसको पैक करके भी वापस ऐसे लिख सकते हो, 2 एलसीएम ले लूं तो 2 एलसीएम ले लूं तो वापस ये पैक होकर ऐसा ही तो दिखाई देगा। तो इधर से इधर भी आ सकते हो और इधर से इधर भी आ सकते हो। अब आप उस क्वेश्चन को देखो जरा गौर से, तो उसमें एक कॉमन डिनोमिनेटर है एक्स वाई दोनों का, इसका और इसका, तो आप अलग अलग कर सकते हो उसको। जैसे ही मैं अलग अलग करता हूं तो देखो काफी चीजें क्लियर हो जाती। देखो 7x बाई एक्स वाई अलग कर दिया मैंने, माइनस 2y बाई एक्स वाई इक्वल टू 5 तो है, उसको तो अलग अलग करने के बाद देखो इसको अलग सॉल्व करो, उसको अलग सॉल्व करो, तो एक्स से एक्स कट गया यहाँ, और वहां वाई से वाई कट गया, ये क्या बना? वो क्या बना? इक्वल टू 5। अब वापस वैसी इक्वेशन बन गई जैसी पहले क्वेश्चन में थी, वही 1 बाई एक्स को a मानो और 1 बाई वाई को b मानो। ठीक है, चलो सेकेंड इक्वेशन बोलो क्या है? 8x, अलग अलग करना है तो 8x बाई एक्स वाई प्लस दूसरा 7y बाई एक्स वाई इक्वल टू क्या है? 5। 15 है क्या? ओके 15, ठीक है। वही एक्स से एक्स कटा, वाई से वाई कटा, क्या हो जाएगा? ये 8 बाई वाई प्लस 7 बाई एक्स इक्वल टू 15। सेम वैसी इक्वेशन बन गई। अगेन रिड्यूस करोगे, रिड्यूसेबल टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो देखो आप चाहो तो इसी फॉर्म में कर सकते हो, और चाहो तो अगर आपको एक्स वाली टर्म पहले लिखने की आदत है तो उसको आप एक्स वाली टर्म को पहले लिखो, तो माइनस 2 बाई एक्स पहले लिख लो और 7 बाई वाई बाद में लिख लो। ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो चाहो तो, और नहीं अगर आप इसी फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहो तो इसी फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। चलो इसको भी इसमें 7 बाई एक्स को पहले लिख दिया मैंने और 8 बाई वाई को बाद में लिख दिया 15। चलो 1 बाई एक्स को जैसे ही a मानोगे और 1 बाई वाई को जैसे ही b मानोगे, यहाँ क्या बनेगा? माइनस 2a, वहां क्या बनेगा? 7b इक्वल टू 5। इक्वेशन पहली तैयार है। चलो यहाँ बताओ 1 बाई एक्स को a माना 7a और 8 बाई वाई को भी 1 बाई वाई को भी माना तो 8b इक्वल टू 15।
तो अब बिल्कुल सरल इक्वेशंस बन गई, सॉल्व करो, ए और बी की वैल्यू निकालो, ए को रख देना 1/x, बी को रख देना 1/y और x और y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है बिल्कुल 5th का भाई है। सुनो, अगर आपको इस तरह की कोई भी इक्वेशंस आ जाए तो आप करोगे ना सॉल्व आसानी से, कर दोगे ना। तो मैं चलो आपको ये वाली इक्वेशन जो है ना, इसको इस तरह की बना के दे देता हूं। कैसे बना के देंगे? इसमें से एक्स वाई दिख रहा है, वो एक्स वाई इधर 6 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उधर जाके तो मैंने ये एक्स वाई यहां से हटाया, यहां लगाया, उधर भी मैंने ये एक्स वाई यहां से हटाया, यहां लगाया। अब ये इक्वेशन सेम ऐसी दिख रही है, और आपने कहा कि सर ऐसी आ जाएंगी तो हम कर देंगे, कर देना। आप ही ने कहा ना कि सर अब ऐसी इक्वेशंस आ जाएंगी तो कर देंगे, तो कर देना। वैसी इक्वेशंस में बनवा कन्वर्ट करवा दिया ना मैंने आपको। ठीक है, वो का वही काम कि इसको अलग एक्स वाई से डिवाइड कराएंगे, इसको अलग एक्स वाई से, इसको अलग एक्स वाई से, इसको एक्स वाई से, फिर वैसी इक्वेशन ही बन जाएंगी। वैसी वाली को फिर वैसी वाली में बना देंगे जो हमको बहुत पसंद है, a1x + b1y, और फिर a और b की वैल्यू, x और y की वैल्यू। ठीक है, तो ये कुछ अलग क्वेश्चन नहीं है, बस थोड़ा सा इसमें स्लाइटली आपको ये दिमाग लगाना है कि 6xy का क्या करें, xy को उठा के इसके नीचे लगा देंगे। ठीक है ना, क्लियर। चलो 7th and 8th क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है बट लेंथी क्वेश्चन है। आप बताओ जितने भी क्वेश्चन अभी आपको दिखाई दिए 1 2 3 4 5 6, उन 6 क्वेश्चन में और 7th और 8th क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है? पहले डिफरेंस पकड़ो। एक के नीचे एक ही वेरिएबल आ रहा है, जैसे 7/x, और दूसरे के नीचे दूसरा वेरिएबल आ रहा है, या एक के नीचे ही दोनों आ गए x + y, और दूसरे के नीचे भी दोनों ही आ गए। तो इस बार बताए क्या होगा? इस बार ये होगा कि इससे जब आप इक्वेशंस बनाओगे, इससे जब आप इक्वेशंस बनाओगे, ए और बी की वैल्यू निकालोगे, ए और बी की वैल्यू निकलने के बाद जब आप वापस डी कोडिंग करोगे, डी सब्स्टिट्यूट करोगे, वापस इक्वेशंस बन जाएंगी, वापस इक्वेशंस बन जाएंगी, क्योंकि एक्स और वाई दोनों है। अभी देखो बताते हैं कैसे। पानी पी लूं मैं? मुझे एक चीज बताओ, आप तो कुछ नहीं, मुझे एक चीज बताओ। मैंने कहा ए की वैल्यू 1/x, राइट। मान लो ए 3 है, तो 3 की वैल्यू 1/x, तो यहां से x निकालना बहुत आसान है। लेकिन अगर केस ऐसा बने कि a की वैल्यू 1/x ना होके 1/x + y है, जैसे इधर है 1/x + y, तो a की वैल्यू अगर आप कल को निकाल भी लोगे, सर मैंने निकाल ली 3, जैसे इधर निकाल ली थी इधर भी निकाल ली, तो 3 को जब आप लास्ट में क्वेश्चन के एंड में डी सब्स्टिट्यूट करोगे, डी कोड करोगे, तो उसको 3 की वैल्यू को 1/x + y से इक्वेट करोगे, ऐसे ही करोगे। रेसिप्रोकल लो, तो x + y की वैल्यू क्या आ गई? 1/3। तो अगेन ये तो x और y में इक्वेशन बन गई। वहां तो सिंगल वेरिएबल की इक्वेशन बन रही थी, तो वहीं से x और y आंसर आ रहा था, यहाँ पे अगेन डबल वेरिएबल की इक्वेशन बन गई। यानी कि एक के अंदर दो काम है, एक ही क्वेश्चन में आपको 2 बार इक्वेशंस को सॉल्व करना है, एक बार a और b की फॉर्म में और एक बार x और y की फॉर्म में। बट डोंट वरी, जो x और y की इक्वेशंस बनती है बाद में, वो बड़ी आसान बनती है, मतलब देखते ही सॉल्व हो जाए इतनी आसान बनती है। ए और बी की थोड़ी सी डिफिकल्ट बनती है, जो शुरुआती बनती है। एक्स और वाई की बड़ी आसान इक्वेशंस बनती हैं। ठीक है, देखो यहां पे क्या कॉमन आ रहा है? 1/x + y, 1/x + y। ठीक है, तो टेक 1/x + y = a, और यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है? 1/x - y, तो टेक 1/x - y = b। कोई डाउट यहां तक? नो। ठीक है, तो इधर क्या है? 10/x + y, तो 1/x + y को a माना, तो 10/x + y क्या बनेगा? 10a, सॉरी 2 बार लिख दिया, 10a ये बनेगा। समझ आया ना भाई? 10 तो अपनी जगह रहेगा ही रहेगा, और 1/x + y ये कट गया, यहाँ पे क्या कट गया? यहाँ पे भी 1/x + y कट गया, तो ये क्या बन जाएगा? 15 है, प्लस यहाँ पे क्या कट गया? 1/x - y, और उसकी जगह क्या आ गया? b, तो 2b, और वहां पे भी क्या कट गया? 1/x - y, उसकी जगह क्या आ गया? b, तो ये माइनस है बीच में ना, -5b = कांस्टेंट में कोई दिक्कत होती नहीं है, 4 = -2। तो a और b में इक्वेशंस बन गई। ए और बी के आंसर्स ले आओगे आप, है ना? ए और बी के आंसर्स लाएंगे और उसको वापस यहाँ पे रखेंगे। जैसे ए का आंसर कुछ भी रख दूं मैं यहाँ पे, मान लो ए का आंसर मैं रख दूं 10, जो भी आंसर आया वो रखेंगे। मान लो 10 आंसर आया, बी का आंसर मान लो 15 है,
तो जब आप वापस रखोगे तो वापस इससे एक इक्वेशन बनेगी और इससे एक इक्वेशन बनेगी, एक्स और वाई में बनेगी अब की बार। ऐसे जैसे ये दो इक्वेशंस बन रही है वैसे एक्स और वाई में दो इक्वेशंस बनेगी, तो फिर से उनको सॉल्व करना है किसी भी एक मेथड से, तब जाके एक्स और वाई का आंसर फाइनल आएगा। क्लियर है? ठीक है, सेम का सेम काम इस क्वेश्चन में भी होगा। इस क्वेश्चन में भी पैटर्न वही है कि नीचे एक्स और वाई दोनों है, तो ज्यादा ज्यादा 1/3x प्लस वाई को क्या मान लोगे? ए। दूसरा 1/3x माइनस वाई को क्या मान लोगे? बी। तो 1/3x प्लस वाई पूरा का पूरा एज इट इज ए है, तो उसको पूरे को ही हटा दूं तो इसकी जगह सिंपली ए ही आएगा। और 1/3x माइनस वाई बी है, इसको पूरे को हटा दूं तो इसकी जगह बी आ जाएगा। तो a प्लस बी इक्वेशन क्या बन जाएगी? a प्लस बी इक्वल टू 3/4। उसमें आप क्या कर सकते हो, 4 को उधर ले जाओ तो 4a से मल्टीप्लाई होगी क्या बनेगा? 4a, और 4b से मल्टीप्लाई होगी क्या बनेगा? 4b, और उधर क्या बचेगा? 3। अब उस फॉर्म में दिखाई दे रही है जिस फॉर्म में पसंद है हमें। सेकेंड इक्वेशन को कन्वर्ट करते हैं, तो देखो 1/3x प्लस वाई की जगह क्या आने वाला था? a। क्या आने वाला था? a, और 2 डिनोमिनेटर में तो रहेगा लेकिन एज इट इज, तो क्या बनेगा ये? a/2। क्या बनेगा? माइनस, यहाँ पे 1/3x माइनस वाई की जगह क्या आने वाला है? b, और लेकिन 2 डिनोमिनेटर में तो रहेगा, क्या बनेगा? b/2 इक्वल टू क्या लिखा हुआ है वहां पे? -1/8। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, तो देखो 2 और 8 का एलसीएम क्या होगा? 8 ही होगा, तो 8 एलसीएम से मल्टीप्लाई करो तो a/2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 4a, b/2 को भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 4b, और -1/8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे -1। ये हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड, ए और बी की वैल्यूज निकालनी है और वापस डी सब्स्टिट्यूट करना है इसमें और इसमें, वापस एक्स और वाई की इक्वेशंस बनेंगी, फिर एक्स और वाई के फाइनल आंसर्स निकालना है। ठीक है, तो 7th 8th में क्या है? दो काम है, एक ही क्वेश्चन में 2 बार इक्वेशन सॉल्व करवा रहा है। आप ऐसे भी कर सकते हो कि एक बार ए और बी को तो आपने एलिमिनेशन से सॉल्व किया, एक्स और वाई को आपने सब्स्टिट्यूशन से किया, ये भी कर सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने एक क्वेश्चन में एक बार इक्वेशंस को एलिमिनेशन से सॉल्व किया तो उसी क्वेश्चन में दोबारा इक्वेशंस बनती है तो उसको भी एलिमिनेशन से सॉल्व करें, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। सेकेंड वाली, मान लो पहली वाली इक्वेशंस में नंबर्स बड़े थे तो आपने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से कर दिया। सेकेंड वाली जब दोबारा इक्वेशंस बनी उसी क्वेश्चन में तो नंबर्स छोटे, मैंने कहा क्या कि छोटे इक्वेशन से बनेगी, तो छोटे बने तो आप चाहो तो सेकेंड टाइम आप सब्स्टिट्यूशन से कर लो। ठीक है, क्लियर है? एनी डाउट्स? तो ये था बेटा इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। हाउ मच टाइम इज लेफ्ट? अभी है थोड़ा सा ना। हाँ, तो अब बात करते हैं इसके वर्ड प्रॉब्लम्स की, है ना। तो इसमें इसके वर्ड प्रॉब्लम्स में जो पहला क्वेश्चन है वो अपने आप में एक कॉन्सेप्ट है जिसको अपन कहते हैं बोट एंड स्ट्रीम। क्या कहते हैं? बोट एंड स्ट्रीम। आगे चल के ये कॉन्सेप्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बनने वाला है। ठीक है, नाम इसका बोट एंड स्ट्रीम है लेकिन ये कई सारे और एग्जाम्पल से भी कंपेयर किया जा सकता है। बोट एंड स्ट्रीम का मतलब यह है कि बोट का मतलब सब समझते हो, नाव, और स्ट्रीम का मतलब होता है पानी का बहाव, हाँ, जिसको अपन धारा कहते हैं, नाव धारा, पानी का बहाव। बोट का मतलब नाव, स्ट्रीम का मतलब बहाव यानी कि पानी का बहाव। देखो कॉन्सेप्ट का नाम क्या है, ध्यान से सुनना और बड़े बड़े ध्यान से सुनना, और कोई भी डाउट हो तो पूछ। बोट एंड स्ट्रीम। बोट मतलब नाव, स्ट्रीम मतलब धारा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। देख, जब अपन नाव चलाते हैं पानी में, किसी भी पानी वाली जगह पे, या अपन नहीं चलाते कोई भी चलाता है, तो 3 बातें हो सकती है। या तो नाव चल रही है और पानी स्टिल है, स्टिल का मतलब बिल्कुल ठहरा हुआ है, तो उसमें मूवमेंट नहीं है, पर ऐसा होने के चांसेस बहुत कम है क्योंकि पानी तो बहता ही है, स्टिल तो कैसे रहेगा ना। ठीक है, सेकेंड केस क्या हो सकता है कि हम जिस डायरेक्शन में नाव चला रहे हैं पानी भी उसी डायरेक्शन में बह रहा है। तीसरा केस क्या हो सकता है कि हम जिस डायरेक्शन में नाव चला रहे हैं पानी उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में रहे। इसके अलावा कुछ हो सकता है क्या? ठीक है, अब तीनों केस में हमारी स्पीड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? पहला केस जिसमें हम हमारी स्पीड से चल रहे हैं बट पानी की कोई स्पीड ही नहीं है, पानी स्टिल है, स्टिल का मतलब समझते हो ना, स्थिर, पानी ठहरा हुआ है, तो जो हमारी ओरिजिनल बोट की स्पीड होगी उसी स्पीड से अपन चल रहे हैं। मान लो 60 की स्पीड है तो अपन क्या कहेंगे, हाँ मैं 60 की स्पीड से आ रहा हूँ क्योंकि मेरी बोट की स्पीड 60 है, पानी का तो कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है उसमें। मान लो पानी भी हमारे साथ चल रहा है और पानी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है हमारे साथ ही, हमारी खुद की स्पीड 60 है, तो ओवरऑल हमारी स्पीड क्या हो जाएगी? 60 तो बोट की थी और 10 पानी भी तो कंट्रीब्यूट कर रहा है,
ऐसा आपने एक्सपीरियंस किया होगा बचपन में, बोट में नहीं किया होगा, साइकिल पे किया होगा। जब अपन साइकिल चलाते हैं पीछे से हवा चलती है तो हमारी साइकिल तेज दौड़ती है, तो हमारी स्पीड प्लस पीछे से हवा की स्पीड, और जब हवा सामने से आती है तो फिर हमारी स्पीड ऑटोमेटिकली कम हो, हमको प्रॉब्लम होती है चलाने में, तो हमारी ओवरऑल स्पीड क्या हो जाती है, थोड़ी सी कम हो जाती है। सेम टू सेम उसमें ही मान लो 60 की स्पीड से बोट चल रही है और पानी 10 की स्पीड से सामने से आ रहा है, तो फिर ओवरऑल स्पीड क्या हुई आपकी, किस स्पीड से आप ट्रेवल कर रहे हो, 50 की स्पीड से ट्रेवल कर रहे हो, क्योंकि 10 तो माइनस भी जा रहे हो, 60 आगे जा रहे हो और 10 माइनस भी जा रहे हो। समझ में आया? दैट मीन्स यहां से 3 कॉन्सेप्ट क्रिएट होते हैं कि अगर पानी स्टिल है तो आपकी बोट की स्पीड ही ओवरऑल स्पीड है, पानी आपके साथ चल रहा है ना, इसको बोलते हैं अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम का मतलब पानी साथ में चल रहा है, डाउन आपको बहा के लेके चल रहा है, अपस्ट्रीम मतलब सामने से आ रहा है। ठीक है, तो अगर डाउनस्ट्रीम का केस है तो आपकी स्पीड में पानी का स्पीड जोड़ना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, और अगर अपस्ट्रीम का केस है तो आपकी एक्चुअल स्पीड में क्या करना पड़ेगा, वाटर की स्पीड को या स्ट्रीम की स्पीड को, जो भी वाटर की स्पीड भी कह सकते हो आप उसको, स्ट्रीम उसको माइनस करना पड़ेगा। इतनी बात समझ में आई सबको? ठीक है, ऐसे केसेस में हमेशा हम बोट की स्पीड को x मानते हैं, मतलब फिक्स कर दिया गया है ना, उसी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, और जो पानी है, जो धारा है, उसकी स्पीड को क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। तो अगर मुझे बताओ आप डाउनस्ट्रीम चल रहे हो, अगर आप, तो आपकी एक्चुअल स्पीड क्या हो जाएगी, x प्लस वाई, मतलब बोट की स्पीड भी आएगी और स्ट्रीम की स्पीड भी आएगी। और अगर आप अपस्ट्रीम चल रहे हो तो आपकी एक्चुअल स्पीड क्या होगी, x माइनस। तो ये 4 चीजें याद रख लो कि हमेशा बोट की स्पीड क्या होती है, x, हमेशा स्ट्रीम की स्पीड क्या होती है, स्पीड स्ट्रीम मतलब वाटर की स्पीड क्या होती है, y, और हमेशा डाउन स्ट्रीम में एक्चुअल स्पीड क्या निकलती है, x प्लस वाई, और हमेशा अपस्ट्रीम में एक्चुअल स्पीड क्या निकलती है, x माइनस वाई। ये 2-3 चीजें याद रखोगे तो जल्दी जल्दी क्विकली क्वेश्चन सॉल्व होगा। याद हो गई? यहां पे हमेशा हर हाल में x ग्रेटर देन y होना चाहिए। बताओ क्यों x ग्रेटर देन y होना चाहिए? बोट, अगर बोट की स्पीड ज्यादा है और पानी की स्पीड कम है तो आप डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम दोनों साइड चल सकते हो, लेकिन अगर कल को ऐसा हो जाए तो आप डाउनस्ट्रीम तो चल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपस्ट्रीम अब नहीं चल सकते, क्योंकि पानी जो है आपके सामने आपसे भी तेज आ रहा है, वाई ज्यादा है, मतलब वाई मान लो ये पानी तो आ रहा है 50 की स्पीड से और आपकी खुद की स्पीड 30 ही है, तो आप आगे तो नहीं जाओगे, उल्टा 20 की स्पीड से पीछे जाओगे, क्योंकि 30 तो आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो, 50 पानी लेके आ रहा है आपको, तो आप पीछे तो जाओगे, किस स्पीड से पीछे जा रहे हो, 20 की स्पीड से, इनका जो डिफरेंस है 50 और 30 का। तो ऐसा केस कभी होगा नहीं, प्रैक्टिकली नहीं होगा, उसमें आप कहीं जाके पहुंचोगे ही नहीं, जहां खड़े थे वहीं खड़े रहोगे। ठीक है ना, थोड़ा सा आगे चलोगे फिर पीछे, थोड़ा सा आगे चलोगे फिर पीछे। ठीक है ना, तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो प्रैक्टिकली क्या पॉसिबल है कि हमेशा x ग्रेटर देन y होता है, ये चीज भी याद रखना, इसमें हमेशा बोट की स्पीड ज्यादा होगी और वाटर की स्पीड क्या हो जाएगी, उससे कम हो जाएगी। क्वेश्चन पे चले, अब ये कॉन्सेप्ट याद हुए कुछ, अब आप क्वेश्चन पे आइए। ऋतु कैन रो, रो का मतलब होता है नाव चलाना, ऋतु जो है डाउनस्ट्रीम रो करती है, यानी पानी के साथ में रो करती है, नाव चलाती है। तो जब वो ऐसा करती है तो वो 20 किलोमीटर डिस्टेंस कितने घंटे में ट्रेवल कर पाती है, 2 घंटे में। लेकिन जब वो अपस्ट्रीम रो करती है तो उन्हीं 2 घंटों में वो 4 किलोमीटर ही ट्रेवल करते हो, कितना फर्क पड़ गया, टाइम वही ले रही है 2 घंटे, टाइम वही ले रही है 2 घंटे। जब डाउनस्ट्रीम पानी के साथ चल रही है तो कितना ट्रेवल कर पाई, 20 किलोमीटर, 2 नहीं है 20 है। ठीक है, और जब पानी के खिलाफ अपस्ट्रीम चल रही है तो वही 2 घंटे में कितना ट्रेवल कर पाई, पूरे 16 किलोमीटर कम ट्रेवल हुआ है जब पानी सामने आ रहा था। ठीक है, क्लियर है? फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर में अगर वो रो करती तो उसकी स्पीड बताओ, दैट मींस स्टिल वाटर में रो करने की स्पीड का क्या होगी, वो बोट की स्पीड होगी। स्टिल वाटर मतलब पानी जब ठहरा हुआ है तो उसकी स्पीड क्या होगी, दैट मींस आपसे क्या पूछ रहा है, बोट की स्पीड पूछ रहा है। और स्पीड ऑफ द करंट, करंट का मतलब है वही वाटर फ्लो, वाटर फ्लो को करंट भी कहते हो, स्ट्रीम भी कहते हो, बहुत सारे नाम से कहते हो, यानी वही धारा, धारा की स्पीड पूछ रहा है, और ऋतु की खुद की स्पीड वो पूछ रहा है, ऋतु के बोट की खुद की स्पीड वो पूछ रहा है। इज दैट क्लियर? ठीक है, देखो जो पूछे उसी को, और वैसे भी पता है बोट एंड स्ट्रीम में बोट की स्पीड x और करंट या फिर स्ट्रीम की स्पीड y। ठीक है, ध्यान से देखना, ये तो है बोट, बोट कह दो या ऋतु कह दो, ऋतु की स्पीड है, और ये है मेरा करंट कह दो या स्ट्रीम कह दो। इसको तो क्या माना, इसको क्या माना, पहला केस क्या है, डाउनस्ट्रीम या अपस्ट्रीम, लिख देता हूं मैं डाउनस्ट्रीम,
तो कोई मुझे बताएगा डाउनस्ट्रीम में, अच्छा चलो पहले उसने डाउनस्ट्रीम में कितना चली, डिस्टेंस कितना कवर किया उसने डाउनस्ट्रीम में, डिस्टेंस कवर किया 20 किलोमीटर, कितने टाइम में, 2 आवर्स। तो इन आंकड़ों के हिसाब से उसकी स्पीड कितनी हुई, 10 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि स्पीड कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस बाय टाइम, तो 20/2 यानी कि 10 kmph की रफ्तार से वो चली, ठीक है, किलोमीटर पर आवर। लेकिन वो डाउनस्ट्रीम चल रही है, तो डाउनस्ट्रीम में स्पीड क्या होती है, x प्लस, और वो कितनी है 10, वो कितनी है 10, तो x प्लस वाई की वैल्यू हो गई 10, बन गई पहली इक्वेशन। आप आंकड़ों के हिसाब से स्पीड निकाल लो और आप डाउनस्ट्रीम का कॉन्सेप्ट लगा के स्पीड निकालो, दोनों को इक्वेट कर दो। सेकेंड केस अपस्ट्रीम, सेकेंड केस अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, 4 किलोमीटर, टाइम वही लिया, अच्छा टाइम बदल भी सकता है, इस बार तो 2 ही लिया, लेकिन कल को बदल दे तो आप तो बदले हुए टाइम से डिवाइड कर देना, क्या फर्क पड़ेगा। स्पीड 4/2 यानी कि 2 kmph, 2 किलोमीटर पर आवर। अच्छा जी, अपस्ट्रीम में जो स्पीड होती है वो क्या होती है, x माइनस वाई, और वो कितनी आ रही है, ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। दोनों को सॉल्व करो, जो x होगा वो तो हो जाएगा स्पीड ऑफ बोट, और जो y हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ करंट। एक्चुअल आंसर है इसका 6 and 4। देखो 6 + 4 10 होता है, और 6 - 4 2 होता है। अपन क्रॉस वेरीफाई करते हैं, बोट की स्पीड है 6 और करंट की स्पीड है 4, तो अब डाउनस्ट्रीम में एक्चुअल स्पीड कितनी आई, दोनों का कॉम्बिनेशन यानी 10 ऐड कर देते हैं, तो 10 किलोमीटर की रफ्तार से चलेंगे तो 2 घंटे में 20 किलोमीटर कवर करेंगे। वेरीफाई हो रहा है। सेकंड केस में अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम में इन दोनों का डिफरेंस यानी 2 की स्पीड से ही चल रहे हो आप, तो 2 किलोमीटर की रफ्तार से चल रहे हो, 2 ही घंटे चल रहे हो, तो 4 किलोमीटर ही पहुंच पाओगे। उसने भी यही कहा था कि 2 घंटे में आप 4 किलोमीटर ही पहुंच पा रहे हो। ठीक है, क्लियर है। चलो अब आप कहोगे कि सर इसमें वो तो बना ही नहीं, इक्वेशन रिड्यूसिबल तो बनी नहीं, तो इसका ये वाले क्वेश्चन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम्पल में क्वेश्चन गिवन है, एक क्वेश्चन एग्जाम्पल में गिवन है, मैं बता देता हूं, आपको घर जाके इसको कवर करना है। और जब पहले क्लास हुई थी तो उसमें तो मैंने कवर करवा दिया था, तो डाउट हो तो उन वीडियोस को देख सकते हो या पूछ सकते हो मुझसे, है ना। क्वेश्चन मैं बता देता हूँ कौन सा है, एग्जाम्पल 9, एग्जाम्पल 19 सॉरी, ठीक है। इसमें जो इक्वेशंस बनेगी ना वो ऐसी बनेगी, कैसी, ऐसी वाली, देखो ये इक्वेशन नंबर 1 बन रही है और ये इक्वेशन नंबर 2 बन रही है, ठीक है। अभी एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन था उसमें इक्वेशंस आसान बनी थी, रिड्यूसिबल बनी ही नहीं थी, सिंपल बनी थी, जैसे अपन फर्स्ट सेकंड थर्ड एक्सरसाइज में सॉल्व कर रहे हैं वैसी बनी थी। लेकिन इस एग्जांपल को सॉल्व करोगे ना तो उसमें इक्वेशंस रिड्यूसिबल वाली बनेगी, जो इस एक्सरसाइज का मेन मोटो है, ठीक है ना। इस तरह की इक्वेशन बनेगी, वही 1/(x + y) को क्या मान लेंगे, a, दोनों में आ रहा है, और 1/(x + y) को क्या मान लेंगे, b, वो भी दोनों में आ रहा है, ठीक है। फिर आगे का काम आप जानते हैं। तो बोट एंड स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट क्लियर है सभी को। अब बताओ टाइम कितना बच गया, 2 मिनट मात्र। 2 मिनट में हम डिस्टेंस वाला कर देते हैं, टाइम एंड वर्क को इवनिंग में देखते हैं ना। डिस्टेंस वाला क्वेश्चन देखो, क्योंकि डिस्टेंस वाला ही करके आए तो अभी डिस्टेंस के फॉर्मूले तरोताजा हैं। हाँ जी, रूही नाम की लड़की है, वो 300 किलोमीटर ट्रेवल करती है, अपने घर को जाती है, पार्टली बाय ट्रेन, पार्टली बाय बस। पार्टली मतलब एक हिस्सा ट्रेन से, मतलब डिस्टेंस का एक हिस्सा, मान लो जिससे गांव से मान लो शहर में बच्चे पढ़ने आते हैं, तो गांव उनका कनेक्टिविटी ऐसी रहती है कि कुछ दूर तो ट्रेन से जाना होता है, फिर ट्रेन से उतरो, फिर वहां से बस पकड़नी होती है, ऐसे ही होता है। फॉर एग्जाम्पल किसी को निवाई आना हो तो निवाई में भी ट्रेन की कनेक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं है, टोंक जाना हो, टोंक में तो कनेक्टिविटी नहीं है, तो आदमी यही करेगा कि ट्रेन से जयपुर आएगा या फ्लाइट से जयपुर आएगा, और फिर वहां से तो बस ही पकड़नी पड़ेगी, मतलब बाई रोड ही जाना पड़ेगा, बस पकड़ो, कार पकड़ो, जो भी पकड़ो, ठीक है ना। तो वैसा एक केस मान लो, 300 किलोमीटर तो टोटल है, उसमें से कुछ हिस्सा तो वो होम को ट्रेन से जाती है और कुछ हिस्सा बस से जाती है। अब पहला केस है, उसको टोटल कितने घंटे लगे, 4 घंटे। कैसे लगे, उसने 60 किलोमीटर तो ट्रेन से ट्रेवल किया 300 में से, और बचे हुए बस से ट्रेवल किया, तो बचे हुए कितने, 240। सेकंड केस है, उसमें उसने 100 किलोमीटर ट्रेन से ट्रेवल किया और बचे हुए कितने, 200 किलोमीटर बचे हुए उसने उससे ट्रेन किया। ऐसा करने से उसको पिछले वाले टाइम से 10 मिनट ज्यादा लग गए, तो पिछला वाला टाइम क्या था, 4 घंटे, तो अब की बार टाइम क्या हो जाएगा, 4 घंटे 10 मिनट। आपसे क्या पूछा है, ट्रेन की स्पीड बताओ और बस की स्पीड बताओ। ये इकलौता ऐसा क्वेश्चन है जिसमें ट्रेन की स्पीड कम निकलने वाली है, बस की ज्यादा निकलने वाली है। आप खुद सोचो, देखो आप खुद सोचो, 2 रूट हैं, एक रूट यहां से, एक रूट यहां से। इस रूट से मान लो ये रूट, ये इसका घर है मान लो होम,
इस रूट से और इस रूट से। इस रूट से आप 60 किलोमीटर तो ट्रेन से जा रहे हो, प्लस 240 किलोमीटर बस से जा रहे हो इस रूट से। इस रूट से आप 100 किलोमीटर ट्रेन से जा रहे हो और बचा हुआ 200 किलोमीटर बस से जा रहे हो। तो भैया इसमें 60 किलोमीटर ही ट्रेन चली, इसमें 100 किलोमीटर ट्रेन चली, तो ट्रेन ज्यादा चली तो कम टाइम लगना चाहिए ना। उल्टा यहाँ 10 मिनट ज्यादा लग रहे हैं, उल्टा यहाँ 10 मिनट ज्यादा लग रहे हैं, वहां 4 घंटे लग रहे हैं, 4 घंटे। इतना सुन के ही पता चल जाता है कि 100% ट्रेन की स्पीड कम है। 10 मिनट ज्यादा लगे तो आप ज्यादा ट्रेवल ट्रेन से करें तो ट्रेन नहीं ज्यादा लिए होंगे। समझ में आ गई बात? ट्रेन नहीं ज्यादा लिए होंगे, दैट मीन्स ट्रेन की स्पीड कम है और बस की स्पीड ज्यादा। चलो ये तो अपना एक एनालिसिस था, आप चलते हैं क्वेश्चन पे। तो जो पूछे उसी को एक्स और वाई। तो स्पीड ऑफ ट्रेन को मान लिया मैंने एक्स और स्पीड ऑफ बस को मान लिया मैंने वाई। देखो स्पीड ऑफ ट्रेन को मान लिया एक्स और स्पीड ऑफ बस को मान लिया वाई। ये स्पीड है बेटा ना, दोनों की स्पीड को क्या मान लिया एक्स एंड वाई। कोई डाउट? नो सर। ओके केस 1। अच्छा टोटल डिस्टेंस कितना है वो तो अपन ने देख लिया 300, अभी ऐसे ही सॉल्व कर ले। केस 1, केस 1 में 60 किलोमीटर किससे चले आप? ट्रेन से, प्लस 240 किलोमीटर किससे चले आप? कोई डाउट? क्वेश्चन कह रहा है तो मुझे बताओ, आप 60 किलोमीटर ट्रेन से चल रहे हो, किस स्पीड से? एक्स की स्पीड से। ट्रेन की स्पीड एक्स मानिए ना, तो कितना टाइम लोगे? 60 बाय एक्स, डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस बाय स्पीड टाइम होता है। मैंने कहा आप कितना टाइम लोगे, मतलब आप ट्रेन में कितने घंटे बैठे। तो आप ट्रेन में एक्स किलोमीटर, आप ट्रेन में 60 किलोमीटर ट्रेवल करके गए और एक्स की रफ्तार से, एक्स किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से वो ट्रेन चल रही थी, तो आप ट्रेन में एक्चुअली 60 बाई एक्स आवर्स बैठे। बैठे नहीं बैठे? अब बस में कितनी देर बैठे? बस में आपने ट्रेवल किया 240 किलोमीटर और किस रफ्तार से बस चल रही थी? तो आपने टोटल टाइम इतना लिया घर पहुंचने में, और एज पर द क्वेश्चन टोटल टाइम कितना आ रहा है? 4 घंटे। कंपेयर करो और आंसर लाओ। ठीक है। केस 2, केस 2, केस 2 में मुझे बताओ, आप अब की बार बस में, ट्रेन में कितना चल रहे हो? 100 किलोमीटर ट्रेन में चल रहे हो, प्लस बचा हुआ 200 किलोमीटर बस में चल रहे हो। तो अब वापस वही टाइम निकालो। तो आप ट्रेन में कितने घंटे बैठे? 100 किलोमीटर ट्रेन में आपने ट्रेवल किया और स्पीड तो वही है एक्स, ट्रेन की स्पीड नहीं बदली, आपने रूट बदला है बस, ट्रेन वही है ऐसे मानो। तो 100 डिवाइडेड बाय एक्स, इतने घंटे आप किस में बैठे? ट्रेन में, प्लस 200 डिवाइडेड बाय वाई, इतने घंटे आप बस में बैठे। और बुक के हिसाब से टोटल, ये टोटल टाइम हो गया, ये ट्रेन का टाइम, ये बस का टाइम, दोनों को ऐड कर दें तो टोटल टाइम। जैसे सपोज करो मैं जोधपुर से निकला, जोधपुर से जयपुर आने में मुझे 5 घंटे ट्रेन में लग गए, और फिर जयपुर से निवाई आने में मुझे 1.5 घंटा बस में लग गया, तो टोटल टाइम 6.5 घंटे हुआ ना मेरे ट्रेवल का। 5 घंटे बाई ट्रेन, 1.5 घंटे बाई बस, तो यहाँ पे इतने घंटे बाई ट्रेन और इतने घंटे बाई बस, तो टोटल टाइम 4 घंटे। टोटल टाइम ये हो गया, और वो इक्वेट करूंगा किससे? बुक कह रहा है कि उसको टोटल 4 घंटे लगे थे इस रूट से जाने में। इधर क्या कह रहा है बुक कि 4 घंटे के साथ साथ 10 मिनट और लगे थे। तो 4 घंटे को तो 4 ही रहने दो, 10 मिनट को भी घंटों में चेंज कर दो, तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 10 बाई 60 ये घंटा बन गया। 0 से 0, 1/6, 4 प्लस 1/6 को सिंप्लीफाई करोगे 6 4 जा 24, 24 प्लस 1 25/6 से, मतलब इसको आप 25/6 से कंपेयर करोगे, उसको तो 4 से करोगे, इसको 25/6 से, तो ये बन जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर 2। रिड्यूसिबल फॉर्म में बन रही है, 1/x इधर भी आ रहा है, 1/x इधर भी आ रहा है। 1/x को a लोगे तो ये तो क्या बन जाएगा? 60a, प्लस 1/y को b लोगे तो वो क्या बन जाएगा? 240b इक्वल टू 4, और इधर भी 1/x को a लोगे तो क्या बन जाएगा? 100a, और 1/y को b लोगे तो क्या बन जाएगा? 200b इक्वल टू क्या हो जाएगा? 25/6। ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन। पहले a और b की वैल्यू निकालो, a को 1/x रखो, b को 1/y निकालो, x और y की वैल्यू निकालो। जो x निकला वो स्पीड ऑफ ट्रेन है, जो y निकला वो स्पीड ऑफ बस है। ठीक है, फटाफट उठ के देखो वो सर के पास स्टूडेंट्स आ गए क्या? प्रदीप या शिवम तू देख ले, फिजिक्स वाले आ गए हो तो ठीक है, उधर बाहर देखो सर वेट कर रहे हैं क्या? नहीं तो फिर अभी करवा, अभी कर लो, अभी तो स्कूल के टाइम में दे रहे हैं ना। हाँ कितने बजे आती है? 8:30। कहाँ आती है? घर पे? नहीं कई लोग यहीं से भी, यहाँ से भी बोर्डिंग करते हैं, बैठे हैं मतलब आ रहा ना, सर भी आएंगे उनके।
सर नहीं आए, चलो बता नहीं पाएंगे जल्दीबाजी में, मजा नहीं आएगा। टाइम एंड वर्क इंपॉर्टेंट है। शाम को 6:45 PM आई एम कमिंग ऑनलाइन, ठीक है। जिसको ऑनलाइन देखना है आ जाओ, और नहीं तो फिर वीडियो देखना तो ऑप्शन में है ही सही, ठीक है। 6:45 6:30 जैसे क्लास खत्म होती है 6:40। हाँ ठीक है, चलो अभी के लिए बाय एंड वी आर गोइंग टू मीट। हाँ कल तो टेस्ट होगा, अभी इवनिंग में बात कर लेंगे ना, आ रहे हैं ना अपन 6:45 पे इवनिंग पे मिलेंगे, ठीक है ना। अभी के लिए टाटा बाय बाय। Okay बच्चों, good evening once again and once again welcome to Learners Academy. Let us Good evening, sir. Good evening. Let us finish the exercise. Only one question is left out and the question is related to the topic time and work. बचपन में हमने ये टॉपिक खूब किया है, सॉल्व किए हैं इसके क्वेश्चंस, और थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक लगता है अक्सर बच्चों को ये, क्योंकि इसमें चीजें ओरिजिनल मैथ से उल्टी चलती हैं। देखो एक होता है डायरेक्ट रिलेशन, इसमें चलता है इनडायरेक्ट रिलेशन। फॉर एग्जाम्पल पहले रिलेशन की अब बात निकली है, तो देखो रिलेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा अगर एक पेन की कॉस्ट 10 रुपए है तो 5 पेन्स की कॉस्ट कितनी होगी, बोलो बोलो। 5 पेन्स की कॉस्ट कितनी होगी? अगर एक पेन की कॉस्ट 10 रुपए है तो कितनी होगी? 50। कैसे पता लगाया? 10 को 5 से मल्टीप्लाई करा दिया। तो देखो आपने ये देखा कि जैसे ही नंबर ऑफ पेन्स इंक्रीज हुए तो कॉस्ट भी इंक्रीज हो गई, हुई या नहीं हुई? नंबर ऑफ पेन्स इंक्रीज हुए तो कॉस्ट भी इंक्रीज हुई या नहीं हुई, बोलो। यस सर। 1 सेकेंड, अब आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? यस सर। ओके, तो नंबर ऑफ पेन्स जैसे ही बढ़े तो कॉस्ट भी बढ़ गई। लेकिन कई रिलेशन, इसको कहते हैं डायरेक्ट रिलेशन। ये जो रिलेशन था ये क्या था? डायरेक्ट रिलेशन था। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी बोलते हैं अपन, डायरेक्ट रिलेशन या डायरेक्ट प्रोपोर्शन था ये। डायरेक्ट प्रोपोर्शन मतलब जो रेशियो है वो सीधा सीधा चलता है। पेन्स बढ़ा दो कॉस्ट बढ़ जाएगी, पेन्स कम कर दो कॉस्ट कम हो जाएगी, ठीक है। बट कुछ रिलेशन इनडायरेक्ट भी होते हैं, जैसे टाइम एंड वर्क। सपोज करो मेरे पास 10 मजदूर हैं, 10 पीपुल हैं या 10 बॉयज हैं मेरे पास, ठीक है। वो लोग कोई पर्टिकुलर दीवार बनाते हैं या कोई भी काम करते हैं, मान लो वो पर्टिकुलर 5 दिन में या 10 दिन में ही, मान लो 10 दिन में दीवार बनाते हैं, वो 10 दिन में दीवार बनाते हैं। तो अगर मैं 10 बॉयज की जगह 20 बॉयज कर दूं तो बोलो दीवार कितने दिन में बनेगी? 5 दिन में। 5 दिन में बनेगी। ऐसा नहीं है कि 10 की जगह 20 बॉयज कर दिए तो डेज भी 20 हो जाएंगे, नहीं, डेज आधे हो जाएंगे, क्योंकि आपने लेबर बढ़ा दी तो अब टाइम कम हो जाएगा। तो आप देखो जैसे ही आपने लेबर बढ़ाई तो टाइम बढ़ा नहीं, टाइम कम हो गया। तो ऐसे रिलेशन को कहते हैं इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन का रिलेशन, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल रिलेशन, ठीक है। तो ये टाइम एंड वर्क जो है वो इनडायरेक्टली चलता है ना, इसीलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट साउंड करता है, या इसके कॉन्सेप्ट जो हैं थोड़े से एक बार में समझ में इसीलिए नहीं आते, क्योंकि ये उल्टा चल रहा है। जो चीज सीधी सीधी चल रही है वो फटाफट पकड़ में आ जाती है, ठीक है। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन इज 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days। कोई एम्ब्रॉयडरी का काम, एम्ब्रॉयडरी समझते हो ना, कपड़ों पे जो बॉर्डर बनी रहती है एम्ब्रॉयडरी बॉर्डर, ठीक है। तो 2 औरतें और 5 आदमी, इनकी एक टीम बन गई। एक टीम है, टीम ए मान लो उसको। टीम ए में कौन कौन है? 2 तो औरतें हैं और 5 आदमी, यानी टोटल 7 पर्सन की ये टीम है। ये टीम जब काम करती है, कोई एम्ब्रॉयडरी वर्क का टेंडर लेती है, तो उसको कितने दिन में खत्म करती है? उस काम को 4 दिन में। यहां तक कोई डाउट किसी को समझने में? नो सर। नो सर। अब ऐसी टीम बी भी है मेरे पास, टीम ए के अलावा टीम बी है। टीम बी क्या है? उसमें 3 तो औरतें हैं और 6 आदमी हैं। ऑब्वियसली देखो 3 और 6 कितने हो गए? 9 लोग हो गए। इसमें कितने लोग हो गए? ये 3 यहां लिख देता हूँ, 9 लोग हो गए। और वहां पे लोग कितने थे? 5 और 2 मिला के 7 ही थे। तो ये 7 लोगों की टीम है, ये 9 लोगों की टीम है। ऑब्वियसली कह सकता हूँ कि ये टीम ज्यादा स्ट्रांग है। तो ये टीम ज्यादा स्ट्रांग है तो ये उस काम को 4 दिन की जगह 3 दिन में ही खत्म कर देती है। यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। नो, ठीक है। अब आपसे क्या पूछ रहा है कि अगर एक वुमेन अलोन, अलोन मतलब अकेली,
एक औरत अकेली उस काम को खत्म करे तो उस औरत को कितना टाइम लगेगा, यानी कितने डेज लगेंगे। और फिर ये भी बताओ कि अगर एक आदमी अकेला इस काम को खत्म करने के ठान ले तो वो कितने दिन लगाएगा। ठीक है, एक औरत अकेली अकेली एक औरत अगर टाइम इसको काम को खत्म करे तो कितने दिन में करेगी, और एक आदमी अकेला इसको काम को खत्म करे तो कितने दिन में करेगा। तो क्वेश्चन प्रैक्टिकली तो समझ में आ गया, मैथमेटिकली इसमें क्या करना है वो तो अभी मैं बताने वाला हूं, बट एक बार क्वेश्चन इंट्रोडक्शन तो हो गया ना, इंट्रोड्यूस हो गया आपके सामने क्वेश्चन, समझने में कोई दिक्कत किसी को भी? बोलो। ठीक है, गिवन क्या है, कुछ लोगों की टीम गिवन है, उसमें कुछ औरतें हैं कुछ आदमी, औरतें आदमी को कॉम्बिनेशन से टीम बनाई हुई है ना। तो 2 औरत और 5 आदमी के कॉम्बिनेशन जो टीम ए बनी वो उस काम को 4 दिन में करती है, और 3 औरतें और 6 आदमियों के कॉम्बिनेशन से जो टीम बनी वो उसी काम को सेम उसी काम को वो 3 दिन में ही कर लेते हैं, क्योंकि ज्यादा स्ट्रांग टीम है। तो अब आपको बताना है कि एक टीम ऐसी भी बन जाए, एक टीम ऐसी भी बन जाए जिसमें एक ही औरत हो, और एक टीम ऐसी भी बन जाए जिसमें केवल एक ही आदमी हो, तो वो एक ही औरत वाली टीम उसी सेम काम को कितने दिन में करेगी। ऑब्वियसली ज्यादा दिन लगाएगी, बट कितने दिन लगाएगी। और एक आदमी वाली जो टीम है जिसमें एक ही आदमी है वो उस काम को कितने दिन में खत्म करेगा। क्लियर है ना क्वेश्चन सबको? बोलिए। यस सर। ओके, एज यूजुअल हम क्या करेंगे, जो पूछा है उसी को एक्स और वाई मानेंगे। यानी कि क्या पूछा है उसने, टाइम टेकन, भाई कितने दिन लगेंगे। तो मैं मान लेता हूं कि एक औरत अलोन जो है उस काम को एक्स डेज में करती है, ऐसे मान लेता हूं, और एक आदमी जो है अलोन इस काम को वाई डेज में करता है। ठीक है, ये मान लेते हैं अपन। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं, समझते भी जाओ, ध्यान से सुनते भी जाना। ये तो है 1 वुमेन, उस काम को एक्स डेज में करती है, मान लिया मैंने। टाइम टेकन बाय 1 वुमेन टू फिनिश द वर्क एक्स डेज, एंड टाइम टेकन बाय 1 मैन टू फिनिश द वर्क वाई डेज। ऐसा कुछ भेदभाव नहीं है कि वुमेन को एक्स और मैन को वाई क्यों दिया, बस वो वुमेन का जिक्र क्वेश्चन में पहले है इसलिए वुमेन को एक्स डिनोट कर दिया। आप उल्टा भी कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं है? नो ओके नो सर। ओके, अब ध्यान से सुनना, कुछ बातों का जवाब दो मुझे आगे बढ़ने से पहले। मुझे बताओ, अगर जैसे कोई भी एक एग्जांपल ले लो, आप में से कौन है, जैसे कि कौन कौन है ऑनलाइन देखूं मैं, ठीक है, हम उठाते हैं निशिता को। सपोज करो निशिता, सपोज करो निशिता एक काम को, निशिता किसी काम को अगर 2 दिन में करती है। निशिता को मान लो कोई होमवर्क दे दिया, मैंने ही दे दिया कोई होमवर्क, उसको करने में उसने कहा कि सर मुझे 2 दिन चाहिए। मैंने कहा ठीक है, निशिता की कैपेसिटी है कि वो उस काम को 2 दिन में करेगी। तो एक दिन जब खत्म हो जाएगा और मैं निशिता से पूछूंगा बेटा निशिता कितना काम हुआ, तो निशिता का आंसर क्या होगा? निशिता का आंसर ये होगा सर आधा काम हो गया। यस और नो, बोलो यस और नो। भाई पूरा काम निशिता ने टेंडर लिया था 2 दिन में करने का, और मैंने एक ही दिन के बाद टोक दिया कि निशिता काम हो गया, तो निशिता क्या करेगी, सर आपने 2 दिन दिए थे, अभी तो एक ही दिन हुआ है, तो मैंने आधा काम कर लिया है। यही होगा निशिता का आंसर। समझ में आई बात? बोलो। यस सर। तो यानी कि निशिता एक दिन में 1/2 वर्क करेगी, मतलब आधा काम करेगी। यही अगर कुछ और सिनेरियो रहता है, जैसे कि यश ले लो, यश मान लो एक काम को 3 दिन में करता है, तो मैं अगर यश से पूछूं यश बेटा एक दिन में कितना काम करोगे, तो 1/3 काम करेगा वो, क्योंकि पूरा काम 3 दिन में करता है। यस और नो, बोलो। यस सर। तो इससे क्या जाहिर हो रहा है, इससे ये जाहिर हो रहा है कि किसी भी व्यक्ति का टोटल टाइम गिवन हो और उसी व्यक्ति का एक दिन का वर्क निकालना हो, तो टोटल टाइम का रेसिप्रोकल कर दो। 2 का रेसिप्रोकल 1/2। यश का टोटल टाइम गिवन था और यश का एक दिन का वर्क निकालने के लिए हमने क्या कर दिया, 3 का रेसिप्रोकल 1/3। दैट मीन्स टाइम इज द रेसिप्रोकल ऑफ वर्क। इसका सीधा सीधा मतलब ये हो गया कि टाइम से वर्क पे जाना है तो टाइम का रेसिप्रोकल कर दो, और उल्टा भी कर सकते हो, अगर वर्क से टाइम पे जाना है तो वर्क का रेसिप्रोकल कर दो। ये 2 डेज क्या था, टाइम था, और ये 1/2 क्या था, वर्क था।
तो टाइम गिवन था और एक दिन का वर्क पूछ लिया तो टाइम का रेसिप्रोकल कर दिया। इधर भी 3 डेज क्या था, टाइम था, और टाइम से वर्क पूछ लिया भाई एक दिन में कितना वर्क होगा, तो क्या कर दिया, टाइम का रेसिप्रोकल कर दिया। यहां तक क्लियर है कि टाइम गिवन हो और वर्क निकालना हो एक दिन का, एक यूनिट का वर्क निकालना हो, तो वो जो टाइम गिवन है उसका रेसिप्रोकल कर दो। ये चीज समझ में आई सबको? यस सर। ठीक है। तो हमने Yes, क्या sir. माना है, हमने ये माना है कि एक औरत पूरा काम x डेज में करती है, तो वही टाइम गिवन है, एक तरीके से x डेज टाइम है। तो अगर मैं पूछूं कि एक औरत एक दिन में कितना काम करेगी, एक औरत, भाई ये तो है टोटल टाइम एक तरीके से, एक आदमी का और एक औरत का टोटल टाइम है, और मैं यहीं से पूछूं कि वर्क इन 1 डे निकालो दोनों का, वर्क इन 1 डे निकालो दोनों का, तो इसका 1/x वर्क होगा और इसका 1/y वर्क होगा, इसका टोटल टाइम का रेसिप्रोकल, यस और नो? यस सर। बोलो बाकी बच्चे, समझ आया? Sir. समझ आया? Yes, sir. क्या करेंगे अपन, टोटल टाइम का रेसिप्रोकल करेंगे। ठीक है जी, एक कॉन्सेप्ट ये हो गया। अब दूसरा कॉन्सेप्ट, हाँ जी, और कौन है ऑनलाइन? चलो दीपेश, सपोज करो, ध्यान से सुनना, दीपेश अगर एक दिन में 20% काम करता है, किसी भी काम का 20% काम वो कर लेता है, तो वो 2 दिन में कितना काम करेगा, सोच के बताओ। 40%। 40%. 40%। 3 दिन में कितना करेगा? 60%। क्या कर रहे हो आप, क्या कर रहे हो आप? वर्क को अगर एक दिन का वर्क गिवन है तो ज्यादा दिन के वर्क निकालने के लिए जितना भी एक दिन का वर्क था उसको सीधे सीधे मल्टीप्लाई करके आंसर ला रहे हो, यस और नो? यस Yes, और sir. नो? ला रहे यस हो ना? सर। ठीक है, वेरी गुड। अब मुझे एक चीज बताओ, एक चीज तो ये हो गई है, दूसरी चीज ये एक और दूसरा प्रैक्टिकल सिनेरियो सुनो। उसी दीपेश को पकड़ लेता हूं, मुझे बता दीपेश, अगर दीपेश जो है एक दिन में, वही सेम एग्जांपल लेता हूं, 20% काम करता है, तो दीपेश जैसे 2 दीपेश हो जाए मेरे पास, मतलब 2 दीपेश हो जाए, उसकी सेम कैपेसिटी का एक लड़का और हो जाए, तो एक दिन में अब कितना काम होगा? 40%। 40% होगा। भाई आदमी अगर मैं बढ़ा दूं तो जिस रेशियो में मैं आदमी बढ़ा रहा हूं काम भी उसी रेशियो में बढ़ेगा, यस और नो? काम भी उसी Yes, रेशियो sir. में बढ़ेगा जितनी जिस Yes, रेशियो में sir. मैं आदमी बनाऊंगा। ठीक है, वेरी गुड। अब आप आ जाइए क्वेश्चन में, मुझे बताइए टीम ए में कौन कौन है और कितने कितने दिन काम कर रहे हैं, है ना? टीम ए, केस नंबर 1 इज टीम ए, केस नंबर 1 इज टीम ए, या टीम ए में कौन कौन है वो सीधे सीधे लिख लो। बोलो कौन कौन है टीम ए में, कितने कितने लोग हैं टीम ए में? हैं, लेट अस चेक आउट, 2 वुमेन एंड 5 मेन, राइट? 2 औरतें और 5 आदमी, यही है क्या? बोलो Yes, यही है sir. क्या? ठीक है, मैं लिख लेता हूँ एक बार, 2 मैन नहीं 2 वीमेन प्लस 5 मैन, और ये उस काम को कितने दिन में कर रहे हैं वो भी लिख लो, कितने दिन में कर रहे हो भाई? 4 दिन में कर रहे हो। ठीक है, अब अपन एनालिसिस शुरू करते हैं। ये टीम ए इस काम को 4 दिन में कर रही है। मुझे बताओ, एक औरत एक दिन में 1/x काम कर रही है, तो ऐसी 2 औरतें मिल जाएं तो एक दिन में 2/x काम करेंगी, मतलब इसका दुगना काम करेंगी, 1/x का दुगना यानी 2/x काम करेगी, यस और नो? अभी अभी Yes, मैंने sir. कहा कि दीपेश अगर 2 दीपेश हो जाएं तो 20% की जगह 40% काम करेंगे। अब मैंने 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि टीम ए में 2 औरतें हैं, इसलिए मैंने एक औरत के काम को दुगना कर दिया, क्योंकि 2 औरतें कर रही हैं काम। ठीक है, ये तो 2/x इतना परसेंटेज काम तो ये 2 औरतें मिलकर करेंगी, प्लस प्लस अब एक आदमी एक दिन में 1/y काम करता है, कितना काम करता है? 1/y काम करता है, तो 5 आदमी कितना काम करेंगे एक दिन में? बोलो 5/y। 5/y, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5/y। ठीक है जी, तो ये टोटल काम हो गया एक दिन का, ये टोटल काम हो गया एक दिन का, और बुक के अकॉर्डिंग टोटल काम कितना है एक दिन का? 1/4। अब आपको कहोगे सर ये 1/4 कहां से आया, बुक में तो है नहीं, किसी को दिख रहा है 1/4 कहां से आया?
सर 4 डेज में करता है तो फिर वर्क का रेसिप्रोकल करेंगे। टीम ए जिसमें 2 औरतें 5 आदमी है, पूरा काम 4 दिन में करते हैं, तो वही टीम ए एक दिन में 1/4 काम कर रहे होंगे? बोलो। यस टीम सर। ए पूरा काम 4 दिन में करते हैं, ऐसा गिवन है मुझे, तो वही टीम ए एक दिन में कितना काम कर रहे होंगे? 1/4 कर रहे होंगे। देखो बेटा, टाइम को टाइम से डायरेक्टली ना तो जोड़ सकते हो ना घटा सकते हो, लेकिन वर्क को वर्क से डायरेक्टली जोड़ भी सकते हो और घटा भी सकते हो। मैंने क्या किया है एक्चुअली, ध्यान से सुनो। मैंने ये टाइम था, टाइम को वर्क में कन्वर्ट किया है, ये भी टाइम था, इस टाइम को भी वर्क में कन्वर्ट किया है, और ये भी टाइम था, इस टाइम को भी वर्क में कन्वर्ट किया। अब ये भी वर्क है, ये भी वर्क है, ये भी वर्क है, तो इन दोनों का वर्क मिला के टोटल वर्क हो गया टीम ए का 1/4, और ये पूरा वर्क एक दिन का है। ये भी इसका एक दिन का वर्क है, ये भी इसका एक दिन का वर्क है, दोनों के एक दिन के वर्क को जोड़ें तो पूरे टोटल टीम ए का एक दिन का वर्क आ रहा है 1/4। और टोटल टीम का ए का 1/4 वर्क क्यों है? क्योंकि टोटल टीम ए 4 डेज में काम कंप्लीट करती है, इसलिए उनका 1 डे का वर्क 1/4 है। इज दैट क्लियर? ये बन चुकी है बेटा एक इक्वेशन, रिड्यूसिबल फॉर्म में बनी है। ठीक है, इसको फिर आपको वही 1/x 1/y मानना है और आगे सॉल्व करना है। बताओ जरा केस 2, केस 2 बोलो क्या क्या लोग, कौन कौन से लोग हैं केस 2 में, कितने कितने लोग हैं? 3 तो हैं विमेन और 6 है मैन, और काम खत्म होता है 3 डेज। 3 तो है विमेन और 6 है मैन, काम कितने दिन में खत्म होता है? 3 डेज में। फाइन। अब सुनो, एक औरत 1/x काम कर रही थी, अब औरतें हैं 3, तो 3 औरतें कितने काम करेंगी एक दिन में? 3/x। यस और नो? करेंगी? यस। प्लस अब आदमियों का काम भी तो जोड़ोगे। आदमी कितने? 6, और एक आदमी कितना काम करता है एक दिन में? 1/y। कितना काम करता है? 1/y। तो 6 आदमी मिलकर कितना काम करेंगे? 6/y। तो ये तो हो गया 3 औरतों का काम, ये हो गया 6 आदमियों का काम, तो कुल मिला के ये पूरी टीम बी का काम हो गया। और टीम बी का एक दिन का काम क्या है? 1/3 है, क्योंकि टीम बी पूरा काम 3 दिन में करती है, तो टीम बी का एक दिन का काम 1/3 है। तो इसको इक्वेट कर दूंगा मैं 1/3 से। ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। इसके आगे का काम करना आप जानते ही हो। 1/x को क्या मान लेंगे हम? a, 1/y को क्या मान लेंगे? b, और नई a और b की फॉर्म में इक्वेशन बनाएंगे। बोलो, अगर मैं 1/x को a मान लूं और 1/y को अगर मैं b मान लूं, तो ये वाली पहली इक्वेशन क्या बन जाएगी? 2/x है तो 2a, प्लस 5/y है तो 5b इक्वल टू 1/4। अब 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा दोनों से, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल इक्वेशन इज 4 × 2a यानी 8a, और 4 5b से भी मल्टीप्लाई करो, 4 × 5b 20b इक्वल टू फिर 1 बच जाता है केवल। ये हो गई मेरी पहली इक्वेशन। ठीक है, चलो दूसरी बोलो। 3/x से तो 3a, 1/x को रिप्लेस किया ना a से, रिड्यूसिबल इक्वेशन है। 6/y, तो 1/y को b से रिप्लेस किया, तो 6b इक्वल टू क्या है RHS में? 1/3। इधर ये 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो करो 3 × 3a 9a, 3 × 6b 18b, और अब 1 बचा केवल वहां पे, क्योंकि 3 तो उधर चला गया, केवल न्यूमरेटर का 1 बचा, तो 9a प्लस 18b इक्वल टू 1। अब तो a और b की फॉर्म में 2 इक्वेशन बन गई। a की b की वैल्यू निकालो, जो a की वैल्यू आएगी उसको 1/x से इक्वेट करके x की वैल्यू निकालो, जो b की वैल्यू आएगी उसको 1/y से इक्वेट करके y की वैल्यू निकालो। एक बार जो x की वैल्यू होगी वही होगा मेरा पहली चीज का आंसर। भाई एक औरत को कितना टाइम लगेगा, x डेज लगते थे, वो उसका आंसर हो जाएगा। और जो y होगा वो क्या होगा कि एक आदमी को पूरा काम करने में कितने डेज लगते हैं। कोई भी डाउट हो इस क्वेश्चन से तो प्लीज आस्क, एनी टाइप ऑफ डाउट प्लीज आस्क। बोलो, कोई डाउट किसी को? नो सर। नो नो सर। नो। ठीक है, फॉर एमसीक्यू बेस्ड स्टूडेंट्स जो एमसीक्यू बेस्ड पेपर देने वाले हैं, क्या करना है बच्चों? देखो ध्यान से, पहले तो ये डिसाइड कर लेना कि वुमेन का काम को टाइम को एक्स मानोगे या मैन के टाइम को एक्स मानोगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपने वुमेन के टाइम को एक्स मान लिया और मैन के टाइम को वाई मान लिया, तो क्या करोगे? 2x मत कर देना, बस याद रखना 2x नहीं होगा, 2/x होगा, ये 2 से x डिवाइड होगा, प्लस
5y नहीं होगा, 5/y होगा, इक्वल टू किस रख देना, इनके टोटल टाइम के रेसिप्रोकल को। तो 4 का रेसिप्रोकल 1/4 बन गई पहली इक्वेशन। चलो दूसरी बनाते हैं। 3 विमेन है तो विमेन के टाइम को x माना है, और 6 मैन है तो मैन के टाइम को y माना है। तो 3 इंटू एक्स, 3x मत कर देना, बस 3/x कर देना, 3/3 नहीं 3/x कर देना, प्लस फिर इधर 6 इंटू वाई, 6y मत कर देना, बस 6/y कर देना, और इक्वल टू क्या रख देना, इनकी टीम के टोटल टाइम का रेसिप्रोकल, यानी 3 डेज का रेसिप्रोकल 1/3। रेसिप्रोकल क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये भी वर्क है, ये भी वर्क है, तो वर्क का जो सम आएगा वो वर्क ही आएगा। तो 3 डेज वर्क नहीं है, इसलिए इसको रेसिप्रोकल करके वर्क बना रहा हूँ। अब वर्क प्लस वर्क इक्वल्स टू वर्क। अब आप कहोगे सर आपने सबको वर्क में क्यों कन्वर्ट किया, जैसे जैसे टाइम में गिवन है वैसे वैसे टाइम में ही रख दो। तो टाइम को डायरेक्टली नहीं ऐड कर सकते, हमारी मजबूरी है, क्योंकि टाइम उल्टा चलता है, टाइम उल्टा चलता है। हमारा भी उल्टा टाइम शुरू हो गया है ना, काउंटडाउन शुरू हो गया, और टाइम सभी का उल्टा ही चलता है हमेशा, ठीक है ना। और अभी मैंने जब कॉन्सेप्ट को स्टार्ट किया था तो आपको करके भी बताया था कि टाइम मतलब कम हो जाता है या बढ़ जाता है। जैसे मैंने लेबर बढ़ाई तो टाइम कम हो गया, टाइम चल रहा है ना उल्टा, तो टाइम उल्टा चल रहा है तो उसको डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते, डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, इसलिए टाइम से वर्क बनाया मैंने, और वर्क की फिर इक्वेशन बनाई, इसका वर्क प्लस इसका वर्क बराबर टोटल वर्क। ठीक है जी, समझ आया? एक्सक्यूज मी Yes, sir. सर। बोलो निशिता। सर जैसे इसमें अगर वर्क गिवन हो, जैसे कि 2 वुमेन एंड 5 men कैन टुगेदर फिनिश 50% वर्क इन 3 days, तो देखो अगर 50% वर्क 3 डेज में है तो 100% कितने डेज में होगा, 6 डेज। 6 days। 6 डेज का फिर एक दिन का वर्क, क्योंकि हमको वर्क चाहिए एक दिन का, और एक दिन का वर्क निकालने का एक ही तरीका है, पहले टोटल टाइम बताओ। अब 50% काम अगर 3 दिन में है तो 100% पूरा काम 6 डेज में है, टोटल टाइम 6 डेज पता चल गया, फिर 6 का रेसिप्रोकल करके 1/6, एक दिन का काम आ गया 1/6। ठीक है जी, यस ठीक है, यस सर। ओके। एनी अदर डाउट, एनी अदर डाउट? नो, कोई डाउट नहीं है बेटा। तो तीनों क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट वाले को फिर भी मैं थोड़ा सा कम वेटेज दूंगा, फर्स्ट वाले का फिर वो एग्जांपल इंपॉर्टेंट है जो आपको अपने आप देखना है, एंड अगर इफ एनी डाउट यू कैन आस्क मी एनी टाइम बिफोर 12 o'clock tonight। रात को 12 बजे से पहले पहले कभी भी पूछ लेना, कोई भी डाउट हो, उस एग्जाम्पल को जरूर देख लेना, क्या पता कल के पेपर में वही दिखाई दे। और कल पेपर कितने बजे स्टार्ट हो जाएगा, एग्जैक्ट 7 o'clock स्टार्ट हो जाएगा। एवरीवन हैज टू रीच ऑन टाइम, अगर कोई लेट आता है तो वो अपना टाइम वेस्ट करेगा, मतलब उसका टाइम जाएगा। वो मैं 7 बजे पेपर स्टार्ट कर दूंगा, फिर मत कहना कि सर मैं 10 मिनट लेट आया था तो 10 मिनट दो, आप लेट आए थे तो आपका टाइम जाएगा। बोर्ड एग्जाम्स में तो खैर आप लेट जाओगे तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी, पर चलो यहाँ पे वो रिलीफ दे देते हैं कि आपको एंट्री तो मिल जाएगी, बट टाइम आपका ही वेस्ट होगा अगर आप लेट आते हो। आकर बाहर मत रुक जाना, किसी का वेट मत करना, टाइम से आना और सीधे अंदर आके अपना पेपर लेके स्टार्ट कर देना। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। ओके, सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। चैप्टर तैयार करो पूरा, बैठ के पढ़ाई करो 2-3 घंटे, अभी है 10-11 बजे तक तो पढ़ते ही होंगे, खाना वाना खा के बढ़िया पढ़ाई करो, और कल सबको अच्छा पेपर देना है। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय। एंजल को बोल देना जयपुर बैठी है लेकिन कल टेस्ट देने जरूर आना है, कहीं से भी आ कैसे भी आ मैं नहीं जानता। ठीक है, निहारिका बोल दियो उसको, ठीक है ना।